हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में होमलेस एम्परर का सीन दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे भाई आग के गोलों की बारिश कर दी होती है और सामने इयान और स्प्रिंग मुस्टैशियो लगातार उसके अटैक से बच रहे होते हैं। होमलेस एम्परर कहता है तो तुम जिद्दी वाले हो, है कि नहीं। अब होमलेस एम्परर तो इधर गाना टाइप बजा रहा था, तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच में मारना चाहता हूँ तो मेरे को अपने इन आग के गोलों का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा जिससे कि मेरा गाना भी बरकरार रखे, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसको प्रैक्टिस समझ लूंगा। वैसे भी तुम्हारे बाद मेरे को और करोड़ों लोगों को मारना है, मैं इसके बाद थक नहीं सकता। यहाँ पे इयान कहता है मास्टर, और एटॉमिक समुराई इयान के पीछे कवर लेके बैठा होता है और वो कहता है बस थोड़ी देर और, मैं थोड़ी समय में इस तलवार को निकाल लूंगा। यहाँ पे वो मन में कहता है क्या, एक टेलीपैथिक स्वॉर्ड? तो नेचरन कहता है हाँ, सनब्लेड अभी भी जिंदा है। ये तो वही डिसाइड करती है कि उसे पकड़ने वाले को सनब्लेड की ताकत देनी है या नहीं। अगर वो तुम्हें कबूल नहीं करती तो तुम उसे म्यान से कभी बाहर ही नहीं निकाल पाओगे। तो एटॉमिक समुराई कहता है हाँ, एक ऐसी तलवार जो कि सदियों से चलती आ रही है, जिसको किसी ने देखा भी नहीं, उसके बारे में सुन के इतनी आसानी से यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये कोई फेरी टेल है। तो यहाँ पे एटॉमिक समुराई मन में कहता है कि अब जब मैंने इसको अपने हाथ में पकड़ रखा है तो मुझे सब समझ आ रहा है, ये मेरे अंदर से कुछ ढूंढ रही है। दूसरी ओर हमें होमलेस एम्परर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत बड़ा आग का गोला बना लेता है और वह इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। एटॉमिक समुराई कहता है जवाब दो सनब्लेड, तुम किस प्रकार की ब्लेड हो, तुम किस प्रकार की आत्मा को अपनी ताकत दोगी, बताओ मुझे। उस समय एटॉमिक समुराई के मन में क्या आया? क्या वो उसका कॉम्पिटिटर बैंग था जो उसके मन में आया? अगर हम माने कि बैंग एक तरीके से वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट का मास्टर है और बिल्कुल पानी की तरह काम करता है, तो अगर हम एटॉमिक समुराई की बात करें तो वो अपने मन के एक ऐसी स्टेट में पहुंच गया था जिसको कहते हैं रिफ्लेक्टिव वाटर सरफेस, यानी कि एकदम शांत पानी में इतने ध्यान से और बिना हिले डुले बैठना जिससे कि पानी में बिल्कुल भी हलचल ना हो, जिसके लिए काफी कड़ी कंसंट्रेशन चाहिए। भले असली दुनिया में होमलेस एम्परर आग के गोलों से आतंक मचा रहा था, लेकिन उसका सामना करने के लिए एटॉमिक समुराई ने अपने मन के अंदर ही एकदम कमाल की कंसंट्रेशन बनाई जिससे कि वो एकदम शांत हो गया। और उसी समय सनब्लेड ने अपना जवाब दिया। यहाँ पे इयान देखते हैं कि भाई एटॉमिक समुराई ऊपर जाता है और उस पूरे आग के गोले पे अटैक कर देता है। यहाँ पे होमलेस एम्परर, इयान और स्प्रिंग मुस्टैशियो सबके सब शॉक हो जाते हैं और भाई वो अपने खतरनाक सनब्लेड के एटॉमिक स्लैश से उस पूरे आग के गोले की ऐसी की तैसी कर देता है। और यहाँ पे भाई एटॉमिक समुराई एक अलग ही फॉर्म में होता है। होमलेस एम्परर कहता है तुम एटॉमिक समुराई, वो यहाँ पे कई सारे आग के गोलों को एटॉमिक समुराई पे फेंकता है, लेकिन भाई एटॉमिक समुराई उन सबको काटता काटता होमलेस एम्परर के ऊपर आता है और भाई अपनी सनब्लेड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहां पे गोल्डन स्पर्म बीच में आ जाता है और अपने हाथ से एटॉमिक समुराई का अटैक रोक लेता है। इधर भाई होमलेस एम्परर तो जाता है दूर और गोल्डन स्पर्म कहता है हाँ, मॉन्स्टर बन गए क्या? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, जरूर ये सब तुम इस तलवार की वजह से कर पा रहे हो, रुको इसको तो मैं यूं ही करके तोड़ दूंगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई वो तलवार एकदम बेंड सी हो जाती है और वो बेंड होके भाई गोल्डन स्पर्म का पूरा हाथ ही काट देती है। यहाँ पे एटॉमिक समुराई दूर होता है और वो उस पूरी प्लेट को खींच लेता है। गोल्डन स्पर्म कहता है क्या तुमने मेरे सीधे हाथ को काट दिया जिसमें मेरे जैसे 12 ट्रिलियन थे, क्या मजाक कर रहे हो क्या? जब एटॉमिक समुराई उस सन प्लेट को दोबारा से म्यान में डालता है तो यहाँ पे भाई उसको बड़ी तगड़ी एनर्जी फील होती है जिससे कि उसके मुंह से खून भी निकल जाता है, वो नीचे गिर जाता है और इयान उसके पास भागता हुआ आता है। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एटॉमिक समुराई मन में कहता है कि मैं तो एक तरीके से इस ब्लेड के साथ जुड़ ही गया था, इसने तो मेरी आत्मा ही खींच ली थी। तो होमलेस एम्परर कहता है अच्छा, इसका मतलब इस ताकत की भी लिमिट है। गोल्डन स्पर्म कहता है कि बेटा इसकी तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी होगी। इधर एटॉमिक समुराई कहता है इयान, स्प्रिंग मुस्टैशियो को लो और यहाँ से भाग जाओ। तो गोल्डन स्पर्म कहता है कि तुम्हारी ये हालत देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से हार चुके हो, तो जो भी हीरोज अभी जिंदा है प्लीज एक लाइन बना लो और अपने मरने का इंतजार करो, मैं तुम्हें एक एक करके निपटाऊंगा। यहाँ पे पीछे भाई होमलेस एम्परर बहुत बड़ा आग का गोला टाइप बना लेता है। तभी गोल्डन स्पर्म, होमलेस एम्परर, एटॉमिक समुराई और इयान को भाई धम 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 करके आवाज आती है। हमें दिखाया जाता है कि भाई इधर किंग खड़ा होता है और ये लोग कहते हैं ये आवाज, ये तो किंग है। यहाँ पे भाई किंग बड़े खतरनाक लुक दे रहा होता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई जेनोस तात्सुमाकी को बचाने के लिए उसके ऊपर गिरा हुआ होता है और कहते हैं क्या किंग आ चुका है, आखिरकार वो लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पे सारे ब्लैक स्पर्म्स डर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना था कि इसने एल्डर सेंटीपीड को एक ही अटैक में उड़ा दिया था, भाई ये बड़ा खतरनाक आदमी है। यहाँ पे मेटल बैट पीछे से किंग को देख लेता है और कहता है ये बंदा मेरे ख्याल से मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये लड़ाई से पीछे हट ही नहीं सकता, रुको रुको नहीं। यहाँ पे मेटल बैट मन में कहता है कि अगर किंग है तो डरने की क्या बात है यार, मेरे ख्याल से मेरे को यही रुकना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये काली चीजें यहाँ से बच के ना जा पाए। भाई यहाँ पे किंग
को कॉन्टिन्यूसली देख रहा होता है और ब्लैक स्पॉम कहता है तुम यार ये बंदा मेरे को बहुत परेशान करता है, तुम्हें पता है ये इतने समय से बस बैठ के देख रहा था हमको, चलो फिर आओ लड़ो हमसे, मेरे को तो बहुत मजा आएगा जब मैं तुम्हें दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खुद हराऊंगा। तो गोल्डन स्पॉम कहता है रुक जाओ, हमें जोश में काम नहीं लेना चाहिए, हमारे सामने हीरो एसोसिएशन का सबसे खतरनाक फाइटर खड़ा है। यहाँ पे भी हमें दिखाया जाता है कि किंग इतने सारे ब्लैक स्पॉम, गोल्डन स्पॉम और होमलेस एम्पर जिसने भाई सारे ब्लैक स्पॉम को मिला देगी तब भी इतना बड़ा गोला नहीं बनेगा, उससे भी बड़ा गोला उसने बना दिया होता है हक का। और गोल्डन स्पॉम कहता है कि यह है किंग, यही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, जितनी ताकतवर तात्सुमा की फुल पावर पे है हमें उससे भी ज्यादा खतरनाक इसे समझना चाहिए, तो इसलिए हम साथ मिलकर इसकी ऐसी तैसी करेंगे। यहाँ पे किंग होता है और वो हंसता है और मन में कहता है ओ शिट 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 शिट, मैं कर क्या रहा हूँ यार, भले मेरे को पता है कि जेनोस खतरे में है लेकिन मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकता उसे बचाने के लिए। यहाँ पे ब्लैक स्पॉम कहते ओए तुम हमारे ऊपर हंस रहे हो क्या, मतलब क्या, क्योंकि तुम थोड़े से ताकतवर हो इससे तुम हमें हल्के में लोगे। तो किंग मन में कहते हैं हाँ क्या, अबे गधे के बच्चे मैं तेरे को हल्के में नहीं ले रहा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। और मैं ये मानता हूँ यार ये बंदे सच में बहुत खतरनाक है, इनकी ताकत इतनी कमाल की है कि ये सिर्फ मेरे नाम से नहीं डरेंगे, मेरा खेल तो आज खत्म। यहाँ पे वो साइटामा को याद करता है और कहता है काश साइटामा इधर होता, और साइटामा कहता है यार ये 14 हिट कॉम्बो क्या है, कैसे कैसे मूव्स अपनाते हो तुम गेम में। और किंग कहता है कि अगर साइटामा इधर होता तो बात ही बन जाती, लेकिन अब मैंने उसका नाम सोचा ही है तो यार सोचने वाली बात है कि साइटामा है किधर। तब यहाँ पे पीछे से एक पत्थर उठता है और किंग को आवाज आती है अरे किंग। यहाँ पे किंग भी खुश हो जाता है, पीछे मुड़ता है और कहता है क्या साइटामा, लेकिन नहीं भाई यहाँ पे साइटामा नहीं होता और पत्थर के नीचे से इधर पूरी प्रिजनर और चाइल्ड एम्पर निकलते हैं। चाइल्ड एम्पर कहता है मिस्टर किंग क्या बात है, अब तो हम जीत ही जाएंगे। और भाई किंग की ऐसे तैसे हो जाती है, कहता है चार भाड़ में जाओ। और हमें बताया जाता है द किंग इंजन मॉन्स्टर्स के लिए ये काफी खतरनाक चीज है जिससे कि तुरंत ही किसी भी मॉन्स्टर की मौत हो जाती है, लेकिन आज किंग के सामने ये मॉन्स्टर एसोसिएशन के ड्रैगन लेवल के कार्ड रेस हैं जिनको अपनी ताकत पे पूरा भरोसा है। किंग को देख के तो उन्हें एक तरीके से मौका ही मिल गया अपनी ताकत दिखाने का। यहाँ पे किंग मन में सोचता है यार मैं तो मरने वाला हूँ। ये ब्लैक स्पॉम्स कहते हैं कि यार ये हिल क्यों नहीं रहा, तो गोल्डन स्पॉम कहता है कि मेरे ख्याल से वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम पहला मूव ले। तो किंग कहता है यार मैं पक्का मर जाऊंगा। ब्लैक स्पॉम कहता है ये बंदा लड़ता कैसे है, तो होमलेस एम्पायर कहता है यार मुझे नहीं पता, जितने भी हीरोज है हीरो एसोसिएशन में उनमें से सिर्फ किंग ही ऐसा हीरो है जिसका हमें कोई भी ठीक डाटा नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन में भी फेरबदल कर देता है, यही कारण है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता है। भले हमने कुछ लोगों को बंदी बना रखा है जेनोस और तात्सुमा की, लेकिन लोग कहते हैं कि किंग को देखते ही कुछ मॉन्स्टर्स तो अपना आपा ही खो देते हैं, जबकि किंग उन्हें छूता भी नहीं और वो मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। हाँ हम ताकतवर है लेकिन हम उसको हल्के में नहीं ले सकते। तो ब्लैक स्पॉम कहते क्या भाई कौन हम, हमें अपने साथ मत गिनो। तो होमलेस एम्पायर कहते चलो फिर ठीक है अभी इसको टेस्ट करता हूँ मैं। तो किंग कहते क्या टेस्ट, क्या करोगे टेस्ट। तो होमलेस एम्पायर कहते किंग मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम जैसा कोई आदमी मेरे अटैक से कैसे बचता है। यहाँ पे होमलेस एम्पायर भाई बहुत बड़ी एनर्जी बॉल बना लेता है और किंग कहता है ओह अच्छा, वैसे एक बात बताओगे अगर मैंने उस लाइट को छुआ तो होगा क्या। तो होमलेस एम्पायर कहता है कुछ नहीं, बस तुम मिट्टी में मिल जाओगे। तो किंग कहता है हाँ ठीक है। फिर होमलेस एम्पायर कहता है ये जो तुम इतने रिलैक्स मूड में खड़े हो ना और हंस रहे हो, ये हंसी निकालता हूँ मैं पहले तुम्हारी। तो किंग कहता है अच्छा रुक जाओ, तुमने शायद अभी तक नोटिस नहीं किया है। तो यहाँ पे होमलेस एम्पायर रुक जाता है और वो कहते क्या क्या नोटिस नहीं किया मैंने। किंग कहता है हाँ अपने पैरों के नीचे देखो। तो होमलेस एम्पायर भाई इधर डर जाता है और वो देखते हैं यहाँ पे कुछ मलबा वगैरह पड़ा होता है। वो बोलता है भाई क्या बोल क्या रहा है ये। किंग कहता है जिस जगह तुम खड़े हो वो जगह मलबों से घिरी हुई है, जिस पे खड़ा होना इतना ज्यादा आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, ये खतरनाक हो सकता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुमने ये चीज नोटिस नहीं की है, इसलिए मुझे लगा कि मैं ही तुम्हें बता दूं। तो होमलेस एम्पायर भाई इधर शौक में खड़ा हो जाता है और वो कहते क्या ये बस मुझे ये बताना चाहता था कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। नहीं, वो मन में कहता है कि मेरे को इसकी बातों को ढंग से समझना होगा, ये एक वार्निंग है। यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर के पसीने छूट जाते हैं और वो मन में कहता है, वो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे आग के गोलों को आसानी से डॉज कर सकता हूँ और फिर पलक झपकते ही तुम्हारे सामने आ सकता हूँ। फिर उसके बाद तुम मेरे अटैक से बच के कैसे जाओगे। जहाँ पे तुम खड़े हो तुम्हें लगता है कि यहाँ से तुम भाग पाओगे। मेरे ख्याल से यही किंग मुझे कहना चाहता है। यार मैं तो इसे टेस्ट करने की सोच रहा था, लेकिन ये तो उल्टा मेरे को ही टेस्ट करने लग गया। सच में बच गया भाई, बाल बाल बच गया मैं। अगर मैंने इसकी बातों को मतलब नहीं समझा होता और अटैक कर दिया होता ना, ये छोटी सी ओपनिंग देख के मेरे को पकड़ लेता और वहीं मार देता। ये बंदा, इस बंदे ने अपनी नजरें पूरी बैटलफील्ड पे गड़ा रखी है यार। तो यहाँ पे होमलेस एम्पायर हंसता है और कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपना हाथ ठीक से छुपा लिया है, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा तुम्हारी सच्चाई किंग। तो किंग यहाँ पे कहता है क्या मेरी असली सच्चाई, कहीं इसको मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। तो किंग मन में कहता है यार शिट शिट शिट, मैं तो एक आम इंसान हूँ, आम इंसान, मैं आई क्यों गया इधर। यहाँ पे भाई किंग हंसता हुआ
बोलते हैं हाँ, आम इंसान। भाई होमलेस एम्पर भाई डर के मारे भाई शौक में पीछे हो जाता है और वो मन में कहते हैं ये बंदा, इसको मेरा सीक्रेट कैसे पता चला? इसको अच्छे से पता है कि अगर मेरी लाइट वाली पावर छीन ली जाए तो मैं एक आम इंसान हूँ, और पहले भी मैं एक आम इंसान हुआ करता था और मेरे को बाद में ही ताकत दी गई है। इसको कैसे पता चला? ये इन्फॉर्मेशन इसको मिली कैसे? ये बहुत बुरा है। अगर इन ब्लैक स्पर्म्स को इसके बारे में पता चला ना तो मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। यहाँ पे भाई होमलेस एम्पर को गुस्सा आता है और वो कहते हैं ये बहुत खतरनाक है, हम इससे बात नहीं कर सकते, इसको अभी के अभी खत्म करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे होमलेस एम्पर किंग के ऊपर अपना आग का गोला फेंकने वाला होता है तभी पीछे से एक हाथ आता है और भाई ज़ॉम्बी मैन होमलेस एम्पर की गर्दन पकड़ के भाई उसको नीचे जमीन पे फेंकता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि होमलेस एम्पर के आग का गोला डिसअपीयर हो चुका होता है और ज़ॉम्बी मैन कहता है यार मेरे को तो लग रहा था मैं मर ही जाऊंगा, मैंने तो अपनी खुद की आंखों से सेंजो रिवर को भी देख लिया था। अब जिन लोगों को नहीं पता है सेंजो रिवर क्या होता है, तो जापानीज ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि कोई भी इंसान मरने के बाद जिस भी जगह जाता है वहां तक उसे पहुंचने के लिए सेंजो रिवर को पार करना पड़ता है और उसमें से तैर के जाना होता है। ये वहां का एक रूल है और ऐसा माना जाता है। ज़ॉम्बी मैन को देख के चाइल्ड एम्पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ज़ॉम्बी मैन कहता है अरे चाइल्ड एम्पर क्या हाल है, ठीक हो क्या? तो होमलेस एम्पर कहता है ज़ॉम्बी मैन इन सब के बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गए? तो ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ, और वैसे भी मेरे को तैरना भी ठीक से नहीं आता था, सेंजो रिवर में तैरता कैसे मैं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये सब करना। तो यहाँ पे भाई होमलेस एम्पर अपने आग के गोले बनाने लग जाता है और ज़ॉम्बी मैन कहता है कि तुम्हें बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है लेकिन शायद तुम्हें मुझे थोड़ी देर और झेलना होगा। चलो फिर अब अपने इन आग के गोलों से मुझे मार के दिखाओ, मेरे साथ ही हो तुम भी, तुम्हारी भी ऐसी तैसी हो जाएगी, मैं तो हीरो हो जाऊंगा। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे होमलेस एम्पर चिल्लाता ब्लैक स्पर्म, इसको मेरे ऊपर से हटाओ जल्दी से वरना मैं इसकी चिथड़े उड़ा दूंगा और कौओं को खिला दूंगा जल्दी से। यहाँ पे ब्लैक स्पर्म भाई सीरियस खड़े होते हैं और वो कहता है ये बेवकूफ गधा कहीं का, इसे क्या लगता है कि मैं किंग के सामने अपने अटैक्स दिखाऊंगा उसे? और ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास अनलिमिटेड सेल स्टॉक है। यहाँ तक कि भाई इवल नेचुरल वाटर को देख लो, वो तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। मैंने सुना है कि वो बहुत खतरनाक क्रीचर है और वो सामने वाले के इमोशंस और अटैक दोनों को पता लगा लेता है, लेकिन अब क्यों ये शांत क्यों खड़ा है? क्या ऐसा हो सकता है कि किंग ने इवल नेचुरल वाटर की एबिलिटी को पहले ही पता लगा लिया हो और वो उसे भी हल्के में ले रहा हो, इसलिए इवल नेचुरल वाटर की भी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। इस खतरनाक समय पे भी किंग अपने इमोशन इतनी आसानी से कैसे छुपा पा रहा है? ऐसा लग रहा है कि वो बस कुछ चींटियों को देख रहा है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार हमसे, हम उसके लिए कोई खतरा ही नहीं है शायद। ऐसे कैसे काम चलेगा? ये सच में हमें हल्के में ले रहा है। चलो फिर अभी के लिए मैं इवल नेचुरल वाटर के बारे में भूल जाता हूँ, तो इसलिए ये हमारी और किंग के बीच की लड़ाई है और मैं उसे मार डालूंगा। यहाँ पे भाई ब्लैक स्पर्म को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि छोटे छोटे लेडीबग रोबोट्स पूरी प्रिजनर ईएन, एटॉमिक समुराई, ज़ॉम्बी मैन और किंग की कंधों पे आके बैठते हैं। ये रोबोट्स चाइल्ड एम्पर के ही होते हैं और चाइल्ड एम्पर कहता है सब के सब मेरी बात सुनो, जो भी डाटा मेरे पास है उसके हिसाब से मैंने एक प्लान बनाया है। तो एटॉमिक समुराई कहता है बहुत बढ़िया, देर है दुरुस्त है। चाइल्ड एम्पर कहता है कि हमें इन मॉन्स्टर्स को दोनों तरफ से घेरना होगा, हमें उन्हें हराने की जरूरत नहीं है, बस अटैक करना है। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है क्या मतलब, हम उनको एक स्पेसिफिक एरिया में लाके किसी सैटेलाइट बीम वगैरह से उड़ाने वाले हैं क्या? तो चाइल्ड एम्पर कहते हैं ना ना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी चीजों में हैक होने का काफी रिस्क रहता है, इसलिए मैं कोई रिमोट वेपन्स नहीं बनाता, हमारे पास उससे भी बढ़िया चीज है जो कि है किंग, किंग है हमारे साथ। तो एटॉमिक समुराई कहते हैं हाँ ये तो बात सही है। तो किंग कहता है भाई क्या बोल रहा है ये? चाइल्ड एम्पर कहता है कि जब हम मॉन्स्टर्स को एक दूसरे के 15 मीटर की रेंज में ले आएंगे ना तो किंग अपना सुपर स्पार्किंग किंग मोड अटैक करेगा भाई, और साथ ही साथ अपना लिमिटेड टाइम सीक्रेट किलर मूव भी, जो कि है द अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन। इतने खतरनाक कैनन से तो उनका सपाटा हो जाएगा और उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इस तरीके से जिन मॉन्स्टर्स की कोई वीकनेस भी नहीं है उनको भी एक साथ ही हरा दिया जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी बॉडी में शुगर लेवल थोड़ा लो हो गया है, फिर भी मैंने कोशिश की है एक अच्छा प्लान बनाने की। तो किंग कहता है आज समझ गया मैं शुगर लेवल्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो ब्लैक स्पर्म कहता है किंग, यहाँ पे भाई ये सारे ब्लैक स्पर्म होते हैं और वो कहते हैं 11 ट्रिलियन 449 बिलियन 100 मिलियन 712,554 ये है मेरे जैसे मेरे अंदर, और गोल्डन स्पर्म को मिलाए तो 43 ट्रिलियन, और तो टोटल हो जाते हैं 54 ट्रिलियन। तो क्या तुम हमें हरा सकते हो किंग? यहाँ पे भाई किंग चौंक जाता है और वो कहते हैं क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को मारने के लिए मुझे 54 ट्रिलियन बार इसे मारना होगा जिससे कि ये मरा रहे? ये तो बस एक नंबर है, ये फाइनल बॉस की सेटिंग कैसी है, कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा नहीं रहे ये लोग। तो ये सब कहते हैं चलो फिर दोस्तों अब 54 ट्रिलियन हम सब मिलके कंबाइन हो जाएंगे। तो पूरे प्रेसिडेंट कहते हैं क्या कॉम्बिनेशन? तो एटॉमिक समुराई कहते हैं हे ये अपनी ताकत बढ़ाने की सोच रहे हैं, अब हम क्या करें? चाइल्ड एम्पर कहते हैं बस यही है, अगर ये एक साथ कंबाइन हो जाएंगे तो इनको हराना और भी ज्यादा
आसान हो जाएगा। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है किंग अब तुम्हारे पास मौका है। तो किंग कहता है भाई किस बात का मौका? यहाँ पे भाई रोशनी रोशनी हो जाती है और एक ब्लैक स्पर्म यहाँ से भाग रहा होता है। वो कहता है कि मेरे अंदर मेरे जैसे 100 हैं और ये इंश्योरेंस की तरह हमने बचा के रखे हैं। तभी भाई सामने से मेटल बैट आता है और वो उस ब्लैक स्पर्म के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन भाई ब्लैक स्पर्म बच जाता है और साइड में आ जाता है। वो कहता है ये जरूर मेटल बैट होगा, है ना? तो मेटल बैट कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से भाग पाओगे? तो मेटल बैट कहते हैं क्या तुम रो रहे हो? भाई रो क्यों रहे हो? तुम डर वर गए हो क्या? तो ब्लैक स्पर्म कहता है जिस बंदे के अंदर सिर्फ एक ही ब्रेन सेल है उसे क्या समझ आएगा। इधर मेटल बैट भाई ब्लैक स्पर्म के ऊपर पूरा अटैक करता है, भाई पूरी कोशिश करता है लेकिन वो बचता रहता है। और ब्लैक स्पर्म मन में कहता है कि इस समय उस आम से शरीर में मेरे जैसे 54 ट्रिलियन बनेंगे जिनका सिर्फ एक ही दिमाग होगा और एक ही शरीर होगा। एक बार सेल मर्ज हो जाते हैं तो फिर से सेपरेट नहीं हो सकते। एक नए जीवन के लिए दूसरों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिस वजह से काफी कीमती है लेकिन उसी के साथ साथ काफी खूबसूरत भी है। यहाँ पे भाई काफी रोशनी हो रही होती है और पूरी प्रिजनर भाई जमीन में घुस के तात्सुमाकी और जेनोस के पास आ जाता है और उन्हें बचा लेते हैं। चाइल्ड एम्पायर कहता है मिस्टर किंग डीमन साइबोर्ग और तात्सुमाकी को बचा लिया गया है। अब इस समय वो वाटर मॉन्स्टर और वो कंबाइनिंग मॉन्स्टर दोनों ही आपके सामने हैं। अपना अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन अटैक का इस्तेमाल कीजिए जल्दी। यहाँ पे वो ब्लैक स्पर्म मन में कहता है कि मेरे दिल में काफी उदासी छाई हुई है, मेरे को काफी बुरा लग रहा है उन 53 ट्रिलियन 999 बिलियन 999 मिलियन 999,900 मेरे जैसे जो कि कुछ ही समय में एकदम गायब हो जाएंगे और दिखेंगे भी नहीं। लेकिन वही दूसरी ओर मुझे दिल से काफी खुशी भी हो रही है क्योंकि 54 ट्रिलियन मर्ज होने वाले हैं। और तभी यहाँ पे उस ब्लैक स्पर्म को पीछे से काफी रोशनी आती है, वो पीछे मुड़ के देखता है और काफी खुश होता है और वो कहता है कि देखो मेरे जैसे कमाल के जीव को अब देखो तुम। तभी यहाँ पे भाई उसके सर पे मेटल बैट का डंडा पड़ता है, सॉरी बैट पड़ता है और वो तो गायब हो जाता है। लेकिन वहां दूसरी ओर भाई हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे ब्लैक स्पर्म मिलकर यहाँ पे प्लैटिनम स्पर्म बन चुके होते हैं और भाई ये काफी कूल लग रहा होता है। मतलब आप बताइए बैंक की जो पुरानी टेक्निक है उसको चेंज करके एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट कर दिया गया है और ये नाम वेब कॉमिक्स से थोड़ा सा फेरबदल करके लिया गया है, तो इसको जानने में आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे हमें फिर से गारो वर्सेस बैंक का सीन दिखाया जाता है। सिल्वरफैंग कहता है वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट और गारो अपना अटैक पूरा करता है जो कि होता है एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और इधर भाई बैंक की ऐसी की तैसी हो जाती है। हमें बताया जाता है कि एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट जैसा कि आप नाम से समझ ही पा रहे हैं, इस टेक्निक की वजह से हर एक मुक्के के बाद इंसान की दिल की धड़कनें काफी हद तक खतरनाक तरीके से बढ़ जाती है। उस समय वो इंसान अपनी बॉडी की हर लिमिट को तोड़ सकता है, एक ऐसा खतरनाक स्टाइल जो कि तबाही लेके आता है। बैंक कहते हैं तो बहुत बुरा है, भले मैंने उसके अटैक से बचने की कोशिश की लेकिन उसकी शॉक वेव्स इतनी खतरनाक है कि उसी से पूरा डैमेज हो रहा है। इधर यहाँ पे गारो बैंक के ऊपर हमला करता है लेकिन बैंक उससे बच जाता है और गारो के पीछे आके उसको पकड़ लेता है। बैंक कहता है कि ये कर क्या रहे हो तुम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाटर स्ट्रीम की ताकत को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो? इधर बॉम्ब देख रहा होता है और गारो पीछे पलट के एक और किक मारता है लेकिन बैंक उससे ही बच जाता है और अपने दोनों पैरों से गारो को भाई बड़ी खतरनाक किक देता है जिससे कि भाई गारो तो जाता है दूर लेकिन फिर से गारो खड़ा हो जाता है। यहाँ पे वो बैंक और बॉम्ब का वाटर व्हर्लविंड स्ट्रीम अटैक की तैयारी करता है जिसे देख के बैंक और बॉम्ब दोनों ही चौंक जाते हैं और बैंक भी कहता है रोरिंग ऑरा स्काई रिपिंग फिस्ट। ये दोनों यहाँ पे कंटिन्यूअसली लड़ रहे होते हैं और भाई बॉम्ब की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। दूसरी ओर हमें फ्यूरर अगली का सीन दिखाया जाता है और वो इनको देख के काफी ज्यादा खुश होता है। इधर अभी भी बैंक और गारो कंटिन्यूअसली लड़ रहे होते हैं और बैंक मन में कहता है कि इसका चल क्या रहा है, मैं और मेरा भाई इतनी मुश्किल से इस टेक्निक का इस्तेमाल कर पाते हैं लेकिन इसने तो अकेले ही इस टेक्निक को कर लिया, क्या ये भी मॉन्स्टराइजेशन की वजह से है? उसी वजह से ये ऐसा कर पा रहा है। यहाँ पे बॉम्ब होता है और वो सोचता है कि गारो की जो शॉक वेव्स निकल रही है ना उससे ये सारा का सारा मलबा मिट्टी में बदल रहा है, कितनी ताकत है। बैंक मन में कहता है कि अगर इसको एक भी हिट लग गया ना तो ये शॉक वेव्स इसे ही घेर लेंगी और इसकी शरीर की हर एक हड्डी टूट जाएगी और उन हड्डियों का चूरा बन जाएगा। यहाँ पे बॉम्ब कहता है कि पीछे मत हटना, उसका सामना करो और यहाँ पे बॉम्ब मन में कहता है कि क्या सच में वो ऐसा कर सकता है? तो बैंक कहता है हाँ, इसी वजह से मैं इधर आया हूँ। इधर यहाँ पे भाई बैंक गारो के मुंह पे एक मुक्का देके मारता है लेकिन इधर बैंक की भी ऐसी की तैसी हो जाती है और बैंक कहता है हाँ, ऐसा लगता है कि मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता जितना कमाल की तरीके से तुम करते हो बड़े भाई। यहाँ पे बैंक नीचे गिर जाता है और बॉम्ब चिल्लाता है। तभी बैंक के पीछे से यहाँ पे फ्यूरर अगली आ जाता है और वो इधर काफी खुश होता है और कहता है देखा ढूंढ लिया तुम्हें बैंक। दूसरी ओर हमें यहाँ पे प्लैटिनम स्पर्म का सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है और ज़ॉम्बी मैन इसे देखता है। वो कहता है क्या एक कॉम्बिनेशन, देखो अपनी बेफालतू की ताकत लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तुम्हारा सामना किंग से है। तो होमलेस एम्पायर कहता है हाँ, मैं सोच ही रहा था किंग वैसे भी बहुत सावधानी बरत रहा है और बस हमें देख ही रहा है। तुम शायद जानते नहीं होगे कि एक अकेला ब्लैक स्पर्म आराम से एक क्लास ए हीरो को हरा सकता है और ये तो फिर भी 54 ट्रिलियन सेल्स हैं जिनकी ताकत तो हम सोच भी नहीं सकते कितनी खतरनाक होगी। हाँ, मेरे जितने ताकतवर नहीं होंगे वो, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ ज़ॉम्बी मैन,
अभी भी समय है, अपने हाथ मेरी गर्दन से हटा लो। अगर मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिससे तुम्हें दर्द भी नहीं होगा और तुम्हें चुटकियों में वेपराइज कर दूंगा। तो ज़ॉम्बी मैन कहते हैं चुप हो जाओ, अब तुम क्या चाहते हो कि अभी के अभी तुम्हें मार दूं? मुझे क्योंकि तुमसे और भी क्वेश्चंस पूछने हैं। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि जब एक बार किंग का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे और तुमसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाएंगे, तो इसके लिए तैयार रहना। तो होमलेस एम्पायर कहते हैं क्या क्वेश्चन पूछोगे, किस बारे में? ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ, तुम्हारी ताकत के बारे में। अगर तुम्हारी कहानी सच है तो हमें उस जीव के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जो कि इन सबके पीछे है और जिसने तुम्हें ये ताकत दी है। तो होमलेस एम्पायर कहते हैं क्या तुम गॉड के बारे में जानना चाहते हो? तभी यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर को आवाज आती है चुप हो जाओ, मैं वापस ले रहा हूँ। यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर शॉक हो जाता है और वो चांद को देखता है और भाई हमें दिखाया जाता है कि चांद के ऊपर भाई बहुत बड़ा सा क्रीचर या फिर मैं कहूँ गॉड आ जाता है और वो चांद से कई ज्यादा बड़ा होता है। इसे देख के भाई होमलेस एम्पायर क्या सबकी फट जाएगी और उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। ज़ॉम्बी मैन कहते हैं क्या हुआ, क्या तुम्हारी तो ऐसी तैसी हो गई यार? हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर फिर से उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे भाई गॉड पावर देने के लिए लोगों को बुलाता है और गॉड यहाँ पे सामने खड़ा होता है। गॉड कहता है कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारी जिंदगी, उन दोनों को मैं छीनता हूँ। यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर जलने लग जाता है और उसके आखिरी शब्द होते हैं गॉड। ज़ॉम्बी मैन कहता है कि हे हुआ क्या? गॉड क्या? गॉड क्या बोल रहे थे तुम? तो ज़ॉम्बी मैन देखता है कि यहाँ पे भाई होमलेस एम्पायर मर चुका होता है और ज़ॉम्बी मैन कहता है ये हुआ क्या भाई? गॉड क्या भाई? हाँ, कहते हैं कि अगर तुम सच में किसी चीज पे भरोसा रखते हो तो तुम बिना आग के भी जल सकते हो। लेकिन ये तो सच में बहुत घटिया था। ये देख के तो साफ समझ आ रहा है कि इसके पीछे किसी और का ही हाथ है। क्या सच में ऐसा कोई है जिसने होमलेस एम्पायर को ताकत दी थी? ऐसा कोई ना कोई तो होना चाहिए, है ना? यहाँ पे भाई ज़ॉम्बी मैन चांद पे देखता है लेकिन वहां पे कोई होता नहीं है। किंग का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि सामने प्लैटिनम स्पर्म पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और चाइल्ड एम्पायर मन में सोचता है कि किंग ने अभी तक अटैक क्यों नहीं किया, प्रॉब्लम क्या है? सामने प्लैटिनम स्पर्म होता है और वो कहता है पूरी प्रिजनर कहता है क्या बात है, ये तो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। इयान कहता है हाँ, लेकिन देखा जाए तो इसका साइज बहुत कम हो चुका है। एटॉमिक समुराई भी सोचता है कि कितना खतरनाक ऑरा निकल रहा है इसके अंदर से। एटॉमिक समुराई मन में कहते हैं कि किंग तुम सोच क्या रहे हो, तुम अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? चाइल्ड एम्पायर मन में कहते हैं इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि किंग इतने समय से बस अपनी दुश्मन के फुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार कर रहा था जिससे कि वो आखिर में आके पूरी तरह से उसका सफाया कर दे। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि भाई चाइल्ड एम्पायर का ब्लड शुगर लेवल लो हो चुका होता है और वो मन में कहता है अच्छा, अब मैं समझ गया कि किंग दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान क्यों माना जाता है। इसी वजह से सारे के सारे मॉन्स्टर्स किंग के नाम से ही डरते हैं। यही है नंबर 1। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई किंग अपने हाथ खोल लेता है और भाई चाइल्ड एम्पायर तो शौक के बारे में चिल्लाने लग जाता है और कहते हैं किंग ने अपने हाथ खोल लिए हैं। तो किंग मन में कहते हैं क्या ये काम करेगा? क्या ये सच में काम करेगा? क्या वो मेरी जिंदगी को बख्श देंगे अगर मैं माफी मांगूंगा तो? पूरी प्रिजनर मन में कहता है इसका मतलब ये पक्का अपना कमाल का अटैक इस्तेमाल करने वाला है। एटॉमिक समुराई कहता है हाँ, द अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन। क्या बात है। यहाँ पे भाई ये सब चिल्लाने लग जाते हैं। पूरी प्रिजनर कहते हैं चलो फिर किंग तुम कर सकते हो। ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ, खत्म कर दो उनको। इधर एटॉमिक समुराई और इयान भी कहते हैं चलो किंग तुम कर सकते हो, जाओ जाओ। यहाँ पे वो पीछे से सब किंग को चेयर करने लग जाते हैं, किंग किंग किंग। और यहाँ पे किंग खड़ा होता है और वो कहता है क्या ये सब सच में चाहते हैं? ये सच में चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? क्यों? लेकिन इतने भाई शू करके आवाज आती है और भाई हमें दिखाया जाता है कि एटॉमिक समुराई, इयान, ज़ॉम्बी मैन, पूरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्पायर, जेनोस, तात्सुमाकी, इन सबकी ऐसी की तैसी हो जाती है, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। और भाई यहाँ पे सबकी बॉडियां नीचे गिरी होती है, इनकी वाट लग जाती है और किंग के तो पसीने छूट जाते हैं। मतलब प्लैटिनम स्पर्म इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि उसने कुछ ही सेकंड के अंदर सब हीरोज की ऐसी तैसी कर दी होती है। प्लैटिनम स्पर्म कहता है कि मेरे को वैसे फालतू के लोगों से कोई मतलब नहीं है, हम दोनों को ही पता है किंग तुम असलियत में क्या चाहते हो, आमने सामने की लड़ाई, है ना? और वो भी मेरे 54 ट्रिलियन जब कंबाइन हो चुके हैं तब तो पहले मुझसे कोई फर्क नहीं था, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो तुम जरूर तैयार हो। तो चलो फिर आने दो और मेरे ऊपर अपने उस कमाल के अटैक अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन या फिर जो भी तुम उसे कहते हो उससे अटैक करो। और जैसे ही तुम करोगे मैं वादा करता हूँ वैसे ही मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। किंगमैन में कहता है अगर मैंने अभी इससे माफी नहीं मांगी ना तो पक्का मेरा तो तंदूर बन जाएगा। दूसरी ओर हमें फ्यूरर अगली का सीन दिखाया जाता है जो कि सिल्वरफैंग के पास ही खड़ा होता है और वो कहते हैं देखो तुम्हें बुढ़े क्या हालत हो गई है तुम्हारी, ऐसा लगता है कि गारो ने तुम्हारी बैंड बजा के रख दी है। यहाँ पे भाई गारो अपने मुंह पे हाथ रख के खड़ा होता है और फ्यूरर अगली कहते हैं कुछ मजा ही नहीं आ रहा, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से पिघलाना चाहता था। यहाँ पे बॉम्ब होता है और वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और सिल्वरफैंग मन में कहता है कि गारो मैं जानता हूँ कि तुम अब हार चुके हो।
फ्यूरियर अगली कहता है कि मैं तब तक खुश नहीं होऊंगा जब तक मैं इसको खुद अपने हाथों से तोड़ नहीं देता। सिल्वर फैंग मन में कहता है कि गारो, तुम्हें अपने दिल की आवाज, अपने अंदर की आवाज सुननी होगी, सुनो उस आवाज को। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो के जो आर्मर टाइप होता है वो टूट जाता है और हमें गारो की असली आंख दिखाई देती है। और जैसे ही यहाँ पे भाई फ्यूरियर अगली सिल्वर फैंग के ऊपर अपना बॉडी मेल्टिंग पंच अटैक करता है, लेकिन उतने में भाई यहाँ पे गारो चिल्लाता है बहुत तेज और वो इतनी फुल स्पीड में आता है कि भाई फ्यूरियर अगली के पेट में ही छेद हो जाता है। यहाँ पे बॉम्ब भी शॉक हो जाता है और गारो भाई बहुत दूर निकल चुका होता है। हमें दूसरी ओर किंग का सीन दिखाया जाता है और वो मन में कहता है कि यार ये अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन जैसी कोई चीज ही नहीं है मेरे पास। अबे छोड़ा यार, मैं तो बस कूल बनने की एक्ट कर रहा था। यहाँ पे भाई सच में किंग चिल्लाता है अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन। ओ भाई तुम मानोगे नहीं अब आगे क्या होगा, अब ध्यान से सुन लो क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भाई मिली सेकंड्स के अंदर टाइम चल रहा होता है, मतलब स्लो मोशन में टाइम चल रहा होता है और गारो फुल स्पीड में फ्यूरियर अगली को मारने के बाद प्लैटिनम स्पर्म के पास आता है, लेकिन प्लैटिनम स्पर्म गारो के अटैक से बच जाता है और हवा में उड़ जाता है। इसे देख के इवल मिनरल वाटर भी गारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई गारो अपने सारे के सारे अटैक से इवल मिनरल वाटर के हर अटैक से बच जाता है और भाई इधर उधर घूम घूम के उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। और यहाँ पे सिर्फ अभी तक आधा सेकंड हुआ होता है। यहाँ पे अभी अभी जस्ट स्लो मोशन में किंग ने चिल्लाया होता है अल्टीमेट हेलफायर बर्स्ट वेव मोशन कैनन, और भाई इतने में यहाँ पे भाई ये सब कुछ हो चुका होता है कि यार इवल मिनरल वाटर की बैंड बच चुकी होती है और अभी भी जो प्लैटिनम स्पर्म गारो के अटैक से बच के ऊपर उछला था वो भाई ऊपर ही होता है, ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं होता। और भाई दूर से मेटल बैट देखता है भाई यहाँ तो धमाके वमाके हो गए, इवल मिनरल वाटर की बैंड बच चुकी है और प्लैटिनम स्पर्म हवा में है। तो मेटल बैट कहते हैं किंग तुम सच में कमाल के हो, उसने अपना जलवा दिखाई दिया। यहाँ पे किंग देखता है कि भाई ये क्या हो गया, मेरे हाथ में पावर कैसे आ गई यार, ये सब कैसे हो गया, किसने कर दिया ये। फ्यूरियर अगली देखता है कि उसके पेट में छेद हो चुका होता है, वो अपने पेट के छेद को देखता है और वो खुद ही यहाँ पे पिघल के नीचे गिर जाता है और गारो यहाँ पे नीचे आता है। गारो के आंखों में से आर्मर निकल चुका होता है और भाई सिल्वर फैंग की आंखों में से आंसू आते हैं और गारो कहता है बूढ़े आदमी। तभी गारो के पीछे से एक ब्लैक होल टाइप खुलता है और गेस करो गेस करो गेस करो, नहीं करना, कर ही चुके होगे, मैं बता देता हूँ। फाइनली यहाँ पे भाई ब्लास्ट फ्लैशी फ्लैश और साइटामा को इधर छोड़ देता है और साथ ही साथ वो छोटी मॉन्स्टर भी होती है यार, मोनाको, हाँ मोनाको नाम था शायद उसका, वो होती है। और साइटामा यहाँ पे गिरता है और वो कहता है आउच, क्या ये लोग यहाँ आते हैं और भाई साइटामा कहता है ओहो आखिरकार हम बाहर आ ही गए। और जब किंग इन्हें देखता है तो वो कहता है ओ क्या बात है मिस्टर साइटामा, आप इधर आ गए। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है यहाँ पे हुआ क्या है। मोनाको कहती है कि हम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए, हमने टाइम ट्रैवल किया क्या। तो साइटामा कहता है और उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ, क्या नाम था उसका, ब्लास्ट। फ्लैशी फ्लैश कहता है क्या सबके सब हार चुके हैं, लेकिन रुको वो एक मॉन्स्टर है। और गारो इन्हें देखता है और कहता है कि एक हीरो। भाई यहाँ पे साइटामा भाई फुल स्पीड में गारो की ओर भागता हो जाता है और गारो भी चौकन्ना हो जाता है, लेकिन भाई वो गारो के साइड में से निकल के भागता हुआ निकल जाता है और जेनोस के पास आके रुकता है। वो कहता है अरे जेनोस तुम फिर से टूट गए, क्या तुम ठीक हो। तो जेनोस कहता है मास्टर। तो साइटामा पूछता है कि ये वो बंदा है जिसने तुम्हें तोड़ा। तो जेनोस कहते हैं नहीं, मैं एक कार्डरे से लड़ रहा था, उसने मेरी ये हालत की, लेकिन किंग ने अपने अल्टीमेट मूव से उसको संभाल लिया। तो साइटामा मन में कहते क्या किंग का अल्टीमेट मूव। ये सब सुनकर तो मेरे को बस एक ही चीज याद आ रही है जो कि वो भाई गेम में करता है, गेम में तो लताड़ के रख देता है वो अपने अल्टीमेट मूव से। तो जेनस कहता है लेकिन ये अजीब है, किंग के अल्टीमेट मूव में से जो अल्ट्रा हाई एनर्जी निकल रही थी ना, वही सेम एनर्जी मैं उस मॉन्स्टर के अंदर से महसूस कर पा रहा हूँ। हो सकता है कि मेरे अंदर ही कुछ तकनीकी खराबी हो इसलिए ऐसा हो रहा हो। यहाँ पे गारो अपने आप को देखता है और वो मन में कहता है कि मेरे साथ हुआ क्या। वैसे कहना पड़ेगा मेरा शरीर, लेकिन मेरे को तो ये भी याद नहीं कि मैं जमीन के ऊपर कब आया। मैं तो उस मलबे में दब के बेहोशी हो गया था और उसके बाद मैं हमारी पास्ट की चीजें याद करने लगा था। यहाँ पे वो पहले के टाइम याद करता है और बैंग अपने डोजो में गारो को बताता है कि जो ये तुम्हारे मुक्कों के अंदर थोड़ी हिचकिचाहट आ रही है ना, वो मैं निकाल सकता हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने दिल को ट्रेन करना होगा और उसके बाद अपने दिल की आवाज सुननी होगी। लेकिन इतने में यहाँ पे भाई फ्लैशी फ्लैश गारो के ऊपर किक मारता है और गारो उसको डॉज कर देता है और फ्लैशी फ्लैश कहता है क्या इसने डॉज कर दिया। गारो कहता है तुम क्लास एस हीरो रैंक 13 फ्लैशी फ्लैश है ना, तो तुम एक हीरो हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे ऊपर हमला करने के बारे में सोचा भी कैसे। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के तुम आखिरी बंदे बचे हो, है कि नहीं, बहुत तबाही मचाई है तुमने इधर, तो क्या तुम ही इन मॉन्स्टर के किंग हो। तो गारो कहते क्या मॉन्स्टर किंग, हाँ मेरे को लगता है कि ऐसा कोई था तो सही, लेकिन तुम्हें ये भी याद रहना चाहिए कि मेरा नाम है गारो और मैं वो मॉन्स्टर हूँ जो कि डिजास्टर लेवल गॉड तक जाएगा और इस दुनिया को
सुधार के रख देगा। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है गारो वो इंसानी मॉन्स्टर हीरो हंटर। तो गारो कहता है अच्छा तो तुम्हें याद आ ही गया, मेरा मॉन्स्टर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी वो लोग मेरे को इस छोटे से डब्बे में बंद नहीं करके रख सकते। तभी इनको पीछे से आवाज आती है कि हाँ जैसा मैंने सोचा था, और भाई इधर से प्लैटिनम स्पर्म आता है और इन दोनों की बैंड बजा देता है और कहता है कि चलो फिर यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, तुम भले एक मॉन्स्टर बन चुके हो लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मॉन्स्टर का साथ दो। कितना बुरा है, मुझे शुरुआत में ही तुम्हारी ऐसी तैसी कर देनी चाहिए थी और तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। तो फ्लैशी फ्लैश कहता है अच्छा अभी एक और बचा है क्या, अच्छा है तुम बाहर आ गए वरना मेरे को बेफालतू में तुम्हें ढूंढने के लिए अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता। तो अब मैं तुम दोनों को ही एक साथ निपटाऊंगा और अब तुम सामना करने वाले हो क्लासेस हीरो फ्लैशी फ्लैश के कमाल के मूव्स का। तो गारो कहता है अच्छा जो भी लड़ना चाहता है सामने आ जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा कि असली बुराई किसी के सामने नहीं झुकती, हीरोज हो गए या फिर मॉन्स्टर हो गए, मैं हर एक को चुन चुन के मारूंगा और डर की सबसे बड़ी निशानी बनूंगा, डिजास्टर लेवल गॉड। तो आओ फिर मजा चखाऊं। भाई ये तीनों के तीनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और इधर फ्लैशी फ्लैश और प्लैटिनम स्पर्म लड़ रहे होते हैं, लेकिन ऊपर से भाई गारो आके इनके ऊपर अटैक कर देता है और इधर जमीन ही तोड़ देता है वो। तो ये भाई फुल स्पीड में इधर लड़ रहे होते तीनों की तीनों और दूसरी ओर भाई किंग नीचे आ जाता है साइटामा के पास और कहता है मिस्टर साइटामा। तो साइटामा कहता है अरे किंग क्या हाल है। तो किंग कहता है कि मुझे पक्का पता था मिस्टर साइटामा आप हमारे लिए ऐसा जरूर करेंगे। तो साइटामा कहता है क्या क्या करेंगे, लेकिन जो भी है अच्छा हो तुम्हें कोई चोट नहीं लगी किंग। तो भाई किंग तो इधर कांपने लग जाता है और साइटामा के कंधे पे हाथ रख लेता है। वो कहता है मेरे को आप पे पूरा भरोसा था, मुझे पता था कि आप इधर आओगे, मैं बहुत डर गया था, सच में मैं बहुत ज्यादा डर गया था और मैं जितना ज्यादा कर सकता था मैंने उतनी कोशिश की एक पत्थर बन के बस। लेकिन किंग साइड में देखते हैं भाई जेनोस इधर पड़ा होता है और वो सीरियस हो जाता है। वो कहता है हाँ मैं कह रहा था कि मेरे को इस बात का डर था कि मैं तुम्हारे सामने अपनी ताकत का कमाल प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मिस्टर साइटामा तुम इधर सही समय पे आ गए। तो साइटामा कहते हैं तुम वो पत्थर की बात कर रहे थे कुछ, उसका क्या मतलब है। तो किंग कहता है अरे वो मेरे किडनी में पत्थर है, तुम्हें पता ही होगा। ये सब छोड़ो, अब तुम्हें पता है मिस्टर जेनोस ने मिस तात्सुमाकी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, वो सच में देखने लायक था। तो साइटामा कहता है अच्छा इसलिए ये सब हुआ क्या, लेकिन जेनोस तुमने सच में काफी कमाल का काम किया, सच में अच्छी लड़ाई की तुमने। इधर जेनोस कहता है मास्टर जब वो समय आया था जब मेरे को अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेना चाहिए था तब मैं ऐसा कर ही नहीं पाया, तो क्या इससे ऐसा कहा जा सकता है कि मैं ताकतवर बन चुका हूँ। तो साइटामा कहता है कि मुझे समझ नहीं आता लेकिन तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट हुए नहीं है ना। यहाँ पे वो जेनोस के कोर को टच करता है और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे जेनोस खुश हो जाता है और वो कहता है मास्टर ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से और डॉक्टर कुसैनो की वजह से हो पाया है। तो साइटामा कहता है हाँ मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमें बताया जाता है कि उस दिन वहाँ पे एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर देखा गया, जेड सिटी के पूरे आसमान में लाइट ही लाइट हो गई थी। सारे लोगों का यही मानना था कि ये जरूर तात्सुमाकी की ही कोई ताकत है और कोई साइकिक एबिलिटी है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को ये पता था कि उस जगह वहां पर 3 सबसे ताकतवर लोग लड़ रहे हैं और वो लाइट उनकी मूवमेंट्स की वजह से आ रही है। यहाँ पे भाई ये तीनों कंटिन्यूअसली लड़ते रहते हैं और प्लैटिनम स्पर्म कहते हैं गारो फ्लैश ने अपना असली हथियार खो दिया है, इस वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो समझदारी इसी में है कि हम दोनों को साथ मिलके उसके ऊपर अटैक करना चाहिए और उसे खत्म कर देना चाहिए, फिर उसके बाद हम 1-on-1 लड़ेंगे, क्यों कैसा रहा। तो गारो कहता है अच्छा ये सही है ठीक है। फिर यहाँ पे भाई गारो आता है और आते ही साथ भाई प्लैटिनम स्पर्म के मुंह पे मुक्का देके मारता है और उसको उड़ा देता है। प्लैटिनम स्पर्म कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो गारो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा ऑर्डर्स मारूंगा। तो प्लैटिनम स्पर्म कहता है कि तुम आधे मॉन्स्टर कहीं के। तो गारो कहता है हाँ मुझे महसूस हुआ मेरी खुद की टेक्निक अब धीरे धीरे करके परफेक्ट होती जा रही है। नहीं मैं वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट की बात नहीं कर रहा, ना ही व्हर्लविंड आयरन कटिंग फिस्ट की, ना ही एक्सप्लोडिंग हार्ट रिलीज फिस्ट की, ना ही टाइगर फैंग ट्रू फिस्ट, ना ही पर्गरेटरी एबिस फिस्ट, ना ही लेक ब्रीदिंग आइस रिवर फिस्ट, ना ही फुल स्पैथ माउंटेन रेंज फिस्ट, ना ही अल्टीमेट फिस्ट ऑफ यातागारासु, ना ही प्रेशर पॉइंट किलर फिस्ट, ना ही पॉइजनस ऑग्रे फिस्ट और ना ही लोन फिस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पूरी की पूरी लड़ाई में मैंने सारी की सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करके देख ली और मैंने इन सबको अपने अंदर सोख लिया और अपनी खुद की टेक्निक बनाई। अब क्योंकि मैं डिजास्टर लेवल गॉड का मॉन्स्टर बनना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा मॉन्स्टर कैलेमिटी गॉड फेस्ट, नहीं रुको मॉन्स्टर कैलेमिटी गॉड स्लेयर फेस्ट। यहाँ पे भाई वो इस अटैक से फ्लैशी फ्लैश और प्लैटिनम स्पर्म के ऊपर हमला करता है और भाई इधर तो खून खराबा मच जाता है और गारो कहता है कि अगर मेरे को सच में बुरा बनना है और इस दुनिया पे राज करना है तो मुझे इन सबको मुक्ति दिलानी होगी और अगर गॉड जैसी भी कोई चीज है तो उसको भी मैं अपने हाथ से कुचल के रख दूंगा। यहाँ पे भाई हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है और इधर जिस गॉड को हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में देखा था और
प्लैटिनम और फ्लैश उसे देख नहीं पाए थे, वो गॉड यहाँ पे भाई उठ जाता है। दूसरी ओर हमें इस साइड से दूर समुद्र का सीन दिखाया जाता है और इधर एक बैटलशिप होती है जो कि होती है सुपर न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर गॉड्स ओकी। यहाँ पे इनका कैप्टन बायनोकुलर से देखता है कि यहाँ पे लाइट वाइट जल रही होती है और इधर एक एम्प्लॉय बताता है कि समुद्र के अंदर नीचे से बहुत बड़ी ताकत आ रही है और उस चीज का हम पता नहीं लगा पा रहे कि वो है क्या। तो चलो फिर सबके सब तैयार हो जाओ, हमारे ऊपर हमला होने वाला है। यहाँ पे भाई हड़बड़ी मच जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि इवल नेचुरल वाटर होता है यार। और जैसा कि ईएन ने सोचा होता है कि अगर इवल नेचुरल वाटर भाई समुद्र के साथ मिल जाए तो वो कितना बड़ा हो जाएगा, और भाई ये बात यहाँ पे हमें सच होती दिखाई देती है और इस बैटलशिप की तो बैंड ही बज जाती है। फिर से गारो, प्लैटिनम स्पर्म और फ्लैशी फ्लैश का सीन दिखाया जाता है और भाई इधर प्लैटिनम स्पर्म फ्लैशी फ्लैश को पंच मार के भाई बहुत दूर उड़ा देता है और वो इधर से उधर चट्टान पर ठुकता हुआ जाता है और उनमें से एक चट्टान पे लैंड करता है। लेकिन तभी भाई पीछे से गारो आ जाता है और गारो फ्लैशी फ्लैश के ऊपर अटैक करता है, लेकिन भाई फ्लैशी फ्लैश उसके अटैक से बच जाता है और वो मन में कहता है कि यार मुझे भरोसा नहीं हो रहा, एक ही दिन में मैं 4 ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कि मुझसे भी ज्यादा फुर्तीले हैं। अब भाई वो लोग हैं साइटामा, ब्लास्ट, प्लैटिनम स्पर्म और गारो। इधर भाई फ्लैशी फ्लैश को गुस्सा आता है और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा। वो यहाँ पे भाई फुल स्पीड में गुस्से में आगे बढ़ता है और प्लैटिनम स्पर्म पे अपने फ्लैश पंच अटैक करता है और भाई उस पे घुसे बजाता है, वो उसे मारता मारता आगे ले जाता है 1 2 3 4। लेकिन प्लैटिनम स्पर्म इधर अपनी प्लैटिनम रिंग अटैक से फ्लैशी फ्लैश का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है हाँ तो इसका मतलब तुम सभी इंसान सिर्फ इतना ही कर सकते हो। हाँ, कितना बुरा है। यहाँ पे भाई प्लैटिनम स्पर्म किक मार के फ्लैशी फ्लैश को उड़ा देता है और भाई फ्लैशी फ्लैश इधर रुकता नहीं है, वो फिर से एक्टिव हो जाता है और वो उछलता कूदता चट्टानों पे से गारो के ऊपर अपना ड्रिफ्टिंग शैडो किक अटैक करता है। लेकिन भाई गारो उसके अटैक से इजीली बच जाता है। इतने में साइड से भाई फिर से प्लैटिनम स्पर्म हो जाता है और आते ही साथ भाई फ्लैशी फ्लैश के मुंह पे आके किक देता है और वो कहता है कि हाँ तुम्हें मारना कितना आसान है, नर्वस हो गए हो क्या? ऐसा लग रहा है तुम्हारे ऊपर कहीं से भी हमला कर सकते हैं हम और तुम अपने आप को बचा भी नहीं सकते। यही सेम चीज डार्कशाइन के साथ भी हुई थी जब कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर निकला था, वो बस अपनी इज्जत बचाना चाहता था और खुद को बचाना चाहता था। आखिर में मेरे ख्याल से सारे हीरोज एक जैसे ही होते हैं, है ना? एक हीरो जो कि सच में कमजोर लोगों को बचाना चाहते हैं। इधर भाई एक पंच में प्लैटिनम स्पर्म फ्लैश फ्लैश को फिर से उड़ा देता है और कहता है कि ऐसा कोई हीरो नहीं होता, समझे? यहाँ पे फ्लैश फ्लैश भाई नीचे ही आके गिरता है, जमीन पर ठुकता है एकदम मोनाको के पास और मोनाको चौंक जाती है और कहती है फ्लैश तुम्हें क्या हुआ? इसके बाद भाई गारो प्लैटिनम स्पर्म के ऊपर अटैक कर देता है और वो कहता है कि अब सिर्फ तुम और मैं। इधर भाई मिली सेकंड्स के अंदर लड़ाई चल रही होती है और भाई ये दोनों ही फुल स्पीड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि वो जो लाइट की रोशनियां थी वो और भी ज्यादा तेज मूव करने लग गई। इन सब की मूवमेंट से आसमान में इन लाइट की बीम्स का अपने आप में ही एक कमाल का स्ट्रक्चर बन गया। ये फुर्ती और रफ्तार जिसका कोई अंत नहीं था, जैसे गारो की ताकत का कोई अंत नहीं है। यहाँ पे भाई गारो प्लैटिनम स्पर्म को मुंह पे आके पंच मारता है और ये दोनों ही अलग अलग आके नीचे ठुकते हैं। इधर भाई प्लैटिनम स्पर्म को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है गारो, लेकिन इतने में भाई गारो तो उसके साइड में से निकलता है और कहता है हाँ चिंता मत करना, मैं बस तुम्हारे पास से निकल रहा हूँ। और भाई यहाँ पे तो प्लैटिनम स्पर्म की पैर बच चुकी होती है और हमें दिखाया जाता है कि प्लैटिनम स्पर्म फट चुका है यार, उसका हाथ वाथ उड़ चुका होता है हवा में। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। दूसरी ओर हमें ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है ये लो मैं तुम्हें अपनी ताकत देता हूँ जिससे कि हम दोनों साथ मिलके इन मॉन्स्टर्स को हरा सके। यहाँ पे भाई तात्सुमा की छोटी होती है और हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि तात्सुमा की ये सब याद कर रही होती है कि बचपन में उसके साथ क्या हुआ था। वो अपने सामने ब्लास्ट को देखती है और उसे ब्लास्ट की वो बात याद आती है कि जब समय आएगा तो ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हें आके कोई बचाएगा। तो यहाँ पे तात्सुमा की पूछती है कि तुम हो कौन? तो भाई यहाँ पे ब्लास्ट का चेहरा एकदम गॉड की तरह बन चुका होता है, एकदम घटिया सा, और वो इधर से गायब हो जाता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि भाई तात्सुमा की पड़ी होती है और इधर एक ब्लैक होल आता है जिसके बाद ब्लास्ट यहाँ पे फिर से आता है, या फिर मैं कहूँ असली वाला ब्लास्ट आ चुका होता है इधर, और वो कहता है तात्सुमा की माय गॉड ये क्या हुआ? वैसे तुम पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। तो यहाँ पे भाई किंग खड़ा होता है साइड में और वो ब्लास्ट को देख के कहता है भाई ये बंदा कौन है? इधर साइटामा ने पूरी प्रिजनर को उठा रखा होता है और वो कहता है अरे ये वही तो नहीं है ब्लास्ट, मैं वही सोच रहा था भाई भाग कहाँ गया वो? तो किंग कहता है क्या 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 ब्लास्ट? तो यहाँ पे भाई जानोस भी चौंक जाता है और कहता है क्या ब्लास्ट? इसका मतलब ये सच में है? क्या बात है। इधर ब्लास्ट होता है और वो कहता है कि मैं बहुत मुश्किल से उसे रोक पा रहा हूँ, वो जरूर मेरे साथ चिपक के आ गया होगा। उसने इस बात का फायदा उठाया कि मैं क्यूब को लेने यहाँ पे आया था जिस वजह से समय में एक गैप आ गया है, उसने इसी चीज का फायदा उठाया है, तो तुम जरूर किंग होगे है ना? यहाँ पे भाई किंग शॉक होता है और एकदम से सीरियस हो जाता है, कहता हाँ मैं किंग हूँ। तो ब्लास्ट इधर भाई तात्सुमाकी को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है ये लो तात्सुमाकी का ध्यान रखना, मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे उन्हें लड़ाई में व्यस्त रखना है। तो किंग पूछता भाई किन्हें? तो ब्लास्ट बताते हैं
कि भाई मैं इधर अकेला नहीं हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो कि मेरे साथ लड़ते हैं। भाई ये सब देख के तो किंग शॉक ही हो जाता है और वो इधर से गायब हो जाता है। किंग कहता है क्या क्या ये चल क्या रहा है भाई, रुको तो सही, वो तो गायब ही हो गया। लेकिन यहाँ पे भाई जमीन हिलने लग जाती है, ये सब यहाँ पे शॉक हो जाता है। गारो भी सोचता है भाई चल क्या रहा है, और इतने में नीचे से भाई बहुत बड़ा जमीन का पीस बाहर निकलता है, और वो जमीन का पीस तो कुछ और ही होता है भाई। उसके नीचे से इधर बड़ा सा सेंटीपीड निकल जाता है, सेंटीपीड मॉन्स्टर, और ये बड़ा खतरनाक सा लग रहा होता है भाई। मेरे को पहले इसको देख के लगा था कि ये वो साइकोस वाला ही एकदम ओरोची साइकोस वाला रूप है, लेकिन ना भाई ना, यहाँ पे तबाही मच जाती है, ईंट वीट गिरने लग जाती है। एक बड़ी सी चट्टान गारो के ऊपर आती है, लेकिन गारो इजीली उसको काट देता है बीच में से, और उस चट्टान को बीच में से काट के भाई खोल के देखते हैं ऊपर चल क्या रहा है भाई, और कहता है कि इसका मतलब ऐसे सेंटीपीड मॉन्स्टर्स और भी हैं और ये उन सबका बॉस होगा। और हमें बताया जाता है कि ये है ग्रेट मॉन्स्टर हर्मिट सेंटीपीड, जिसका डिजास्टर लेवल भाई अननोन है, बता ही नहीं सकता कोई भी कितना है, ठीक है ना, क्योंकि ये हद से ज्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे भाई नीचे होता है गारो, और वो हर्मिट सेंटीपीड कहता है कि चलो फिर सुनो मेरी बात, तुम घटिया कीड़े कहीं के, हमें यहाँ पे भेजा गया है उन सभी लोगों से लड़ने के लिए जिन्होंने गॉड के खिलाफ जाने की जरूरत की। मैं हूँ पृथ्वी का अवतार। और भाई यहाँ पे दूसरी और इवल मिनरल वाटर भाई ओशन के अंदर होता है और बहुत बड़ा हो चुका होता है, और इसका डिजास्टर लेवल भी अननोन हो चुका होता है, और इसका नाम होता है इवल ओशन वाटर। और हर्मिट सेंटीपीड कहता है और मेरे साथ में है समुद्र माँ का अवतार, और अब हम तुम सबको इतनी पवित्र सजा देंगे जिससे तुम्हारा इस पृथ्वी पे से खात्मा हो जाएगा। लेकिन भाई आप सभी को पता है यार, हमारा फेवरेट गारो हार नहीं मानता, और उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से, और वो तो भाई भाग जाता है और कहता है तुम घटिया से दिखने वाली चीज। यहाँ पे भाई गारो जंप लगाता है और सीधा हर्मिट सेंटीपीड के मुंह की तरफ जाता है, और भाई उसको इधर से उधर मारने लग जाता है अपनी लाइट स्पीड में। तो गाइस आपको याद होगा ना कि गारो ने कहा था कि मैं तुम्हारे साइड में से निकलूंगा, और उधर प्लैटिनम स्पर्म होता है, और गारो प्लैटिनम स्पर्म की बैंड बजा के रख देता है, और भाई इधर प्लैटिनम स्पर्म तो भाई एक्सप्लोड ही हो जाता है पूरा। यहाँ पे हमें दूर से गारो का सीन दिखाया जाता है, और इधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका होता है। नीचे किंग होता है और वो कहता है भाई ये क्या है, तो हमें दिखाया जाता है कि भाई आसमान में यहाँ पे स्पार्कल फैल चुकी होती है, जो कि मेरे ख्याल से प्लैटिनम स्पर्म के एक्सप्लोजन से निकली होती है। और किंग कहता है कि वो जो इतनी देर से आसमान में लाइट पैटर्न्स बन रहे थे वो एकदम से गायब हो चुके हैं, और ये स्पार्कल जैसी चीज क्या है। दूसरी ओर हमें तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है, और तभी तात्सुमाकी के सामने ब्लास्ट आता है। तात्सुमाकी आंखें खोलती है और कहती है ब्लास्ट क्या ये तुम हो? तो ब्लास्ट कहता है कि तात्सुमाकी तुम बहुत करीब थी, तुम बस उसे हराने ही वाली थी, अगर तुम्हारे पास बस थोड़ी और ताकत होती तो तुम अपने दुश्मन को अकेले ही निपटा देती। तो तात्सुमाकी कहती है हाँ वो तो बात है। तो ब्लास्ट कहता है तात्सुमाकी मेरे को मेरी ट्रेनिंग के हिसाब से एक नई एबिलिटी मिल गई है जिससे मैं अपनी ताकत दूसरों को भी दे सकता हूँ, तो चलो फिर मुझसे पावर ले लो जिससे कि हम दोनों साथ मिलकर अपने दुश्मनों को हरा सके। तभी यहाँ पे भाई तात्सुमाकी को याद आता है कि ब्लास्ट ने कहा होता है कि जब समय आएगा तो कभी भी किसी से ये एक्सपेक्ट मत करना कि कोई तुम्हें बचाने आने वाला है। तो तात्सुमाकी यही सोचती है कि फिर सामने से ब्लास्ट ऐसा कैसे बोल सकता है, उसे समझ आ जाता है कि ब्लास्ट ऐसा बोल ही नहीं सकता। तो तात्सुमाकी कहती है कि तुम हो कौन। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई ब्लास्ट का चेहरा एकदम गॉड की तरह लग रहा होता है, और मैं आपको बता दूं कि ये कोई ब्लास्ट नहीं बल्कि गॉड ही ब्लास्ट के रूप में आया होता है, और वो किसी तरह तात्सुमाकी को अपनी ताकत देने की कोशिश करता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते ही है गॉड जिनको भी अपनी ताकत देता है वो सिर्फ एक ही मकसद से देता है कि वो उस ताकत से इंसानियत को मिटा सके और लोगों को खत्म कर सके। तो आप मान सकते हैं कि अगर तात्सुमाकी ये ऑफर मान लेती है और गॉड से पावर ले लेती तो यहाँ पे तात्सुमाकी भी बुरी बन सकती थी। लेकिन यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि भाई गॉड गायब होने लग जाता है और यहाँ से निकल जाता है। तभी यहाँ पे एक ब्लैक होल आता है और असली वाला ब्लास्ट इधर तात्सुमाकी के पास आ जाता है। इसके बाद की स्टोरी यार आप लोगों ने मांगा वाली वीडियो में देखी होगी, और सपोर्ट टीम का सीन दिखाया जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस ऑपरेशन में जिसमें इनको वगान्मा को बचाना था, यहाँ पे दो टीम्स भेजी गई थी, एक थी अटैक टीम और दूसरी थी सपोर्ट टीम। तो यहाँ पे सपोर्ट टीम होती है और ये हीरोज यही कहते हैं कि यार हद हो गई, मतलब यहाँ पे अभी हम सोच रहे थे कि हमारा मिशन खत्म हो गया और तभी इन दोनों को आना था क्या। और ये लोग यहाँ पे भाई इवल ओशन वाटर और ग्रेट मॉन्स्टर हर्मिट सेंटीपीड के बारे में बात कर रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि मेरे ख्याल से अभी हमें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को नहीं बुलाना चाहिए था। तभी यहाँ पे सेकिंगर बोलता है कि चलो फिर जल्दी करो, यहाँ से निकलना है। दूसरी ओर हमें गारो का सीन दिखाया जाता है और उसने इस सेंटीपीड के ऊपर हमला किया होता है, और वो कहता है कि देखना बेटा, मेरी इन मुक्कों की ताकत को देख के खुद गॉड भी मुझसे डरेगा, और तुम जैसा एक मॉन्स्टर जो कि उसका एक नौकर है, तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं बनता मेरे सामने। तो यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड भाई मन में सोचता है यार ये सच में काफी खतरनाक है। लेकिन इधर गारो देखता है कि भाई दूर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होता है, और गारो की सेंसेस इतनी ज्यादा कमाल की हो गई होती है कि उसको इतना दूर वाला हेलीकॉप्टर दिख जाता है
और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके अंदर वगन्मा के साथ साथ टारियो भी है। और गारो मन में कहता है वो बच्चा बच गया, क्या बात है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो हर्मिट सेंटीपीड रिकवर होने लग जाता है और गारो मन में कहता है क्या ये रीजनरेट हो सकता है, और वो भी इतनी जल्दी, मुझे इसका ध्यान बटाना होगा। हे बेवकूफ, आओ मेरी तरफ। तो हर्मिट सेंटीपीड कहता है ओ हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें उस हेलीकॉप्टर की काफी बड़ी हुई है। हाँ, तो गारो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर्मिट सेंटीपीड कहता है ठीक है, फिर अगर 1 इंच भी तुम हिले ना तो मेरी बहन अपने ओशियनिक कैनन का इस्तेमाल करके आसमान से उस चीज का नाम और निशान मिटा देगी। तो अब तुम गए। यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड अपना ग्रेट सेंटीपीड मिलिट्री मार्च करता है और लगातार गारो के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे भाई इवल एशियन वाटर भी अपना ग्रेट ओशियनिक कैनन अटैक करता है गारो के ऊपर, और इधर भाई गारो की बैंड बजना शुरू हो जाती है। हर्मिट सेंटीपीड कहता है हाँ, बेकार के कीड़े कहीं के, क्या हुआ, सारी ताकत कहाँ गई अब तुम्हारी, हाँ ऐसी तैसी होगी तुम्हारी अब। लेकिन यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड देखता है कि इवल ओशियन वाटर की तरफ फुल स्पीड में कुछ जा रहा होता है पानी के नीचे से। इवल ओशियन वाटर भी सोचता है भाई ये आ क्या रहा है, और हमें दिखाया जाता है कि भाई यहाँ पे साइटामा फुल स्पीड में इवल ओशियन वाटर की ओर जा रहा होता है और कूदता काटता वो उसके फेस की तरफ जाता है और कहता है सीरियस पंच। ओ भाई साहब, यहाँ पे इतना तगड़ा पंच वो इवल ओशियन वाटर के अंदर मारता है कि भाई यहाँ पे समुद्र का आधा हिस्सा हो चुका होता है। और हर्मिट सेंटीपीड सोचता है भाई चल क्या रहा है ये, हो क्या गया ये। और यहाँ पे भाई आप लोगों को याद ही होगा जब साइटामा चाइल्ड एम्पायर के साथ था तो वहां पे बाढ़ आ गई थी और जिससे कि साइटामा भाई बह के चला गया था। और साइटामा कहता है भाई ये बकवास की गेम मेरे साथ मत खेलना, समझे, तंग आ चुका हूँ यार तुम लोगों से मैं, क्या चल क्या रहा है, मेरे घर के सामने तुम्हें ये सब करना है क्या। लेकिन यहाँ पे भाई साइटामा देखते हैं इधर एक शिप भी होती है और यहाँ पे हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। और ये लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत सारा पानी ऊपर नीचे हो रहा है, किसी चीज को पकड़ लो जल्दी से, आगे एक शार्प पॉइंट आने वाला है, कोशिश करो कि हमारी बैटलशिप वेव्स के ऊपर ही रहे। हमारा मेन स्क्रू और रडर पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, हम इस बैटलशिप को भी पूरी तरह से स्टेयर नहीं कर सकते। तो ये कैप्टन कहता है यार ये क्या चल रहा है, लेकिन रुको भाई डेक पे अभी भी कोई घूम रहा है, ये चल क्या रहा है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पे भाई वो इंसान और कोई नहीं बल्कि साइटामा होता है और वो मन में कहता है कि अगर यार मेरे को इस पानी के ऊपर खड़ा होना ही है तो मैं इस चीज को लेके घूम सकता हूँ। लेकिन रुको, यहाँ पे भाई वो शिप बहुत ज्यादा हिलने लग जाती है और साइटामा अपना बैलेंस बनाता है और वो मन में कहता है या फिर मैं इस शिप को एक सर्फ बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ शायद, है ना। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई साइटामा शिप के ऊपर होता है और हमें जूम आउट करके दिखाया जाता है तो भाई इवल ओशियन वाटर हद से ज्यादा बड़ा होता है और उसके सामने ये शिप ना भाई मतलब एक छोटे से कंकड़ की तरह लग रही होती है और कुछ नहीं। और इसे देख के तो आप समझ ही रहे कि यार इवल ओशियन वाटर कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है कि साइटामा की सीरियस पंच का भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। सोच रहे हो यार तुम, मतलब आगे चल के यार काफी धमाका होने वाला है। तो इसके बाद इवल ओशियन वाटर यहाँ पे बिखरना शुरू हो चुका होता है और इसे देख के हर्मिट सेंटीपीड सोचते क्या वो मर गई, ऐसा चल क्या रहा है भाई वहां पे, मतलब भूकंप आ गया समुद्र के नीचे, इतना तगड़ा इम्पैक्ट कैसे पड़ा। तो यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड उस हेलीकॉप्टर को देखता है और उसकी ओर बढ़ने लग जाता है, लेकिन गारो उसके पीछे भागता है और कहता है तुम नहीं जा सकते वहां पे, तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर दूंगा। लेकिन तब यहाँ पे गारो देखते हैं कि भाई कुछ उछलता हुआ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मेटल बैट होता है और वो अपना ड्रैगन थ्रैशिंग अटैक करता है हर्मिट सेंटीपीड के मुंह पे। और वो मन में कहता है यार ये तो काफी सख्त है, इसको हराना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतने में भी हर्मिट सेंटीपीड मेटल बैट को उड़ा के नीचे फेंक देता है और गारो इधर से भागता हुआ आ रहा होता है। वो कहता है क्या मेटल बैट, और इधर भाई मेटल बैट गारो को देख के समझ जाता है कि ये तो भाई गारो ही है, भले इसका फेस बदल चुका है। तो कहता है तुम तो हीरो हंटर हो, है कि नहीं, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम सोचना भी मत कि अब इस बार तुम मुझसे बच के निकल पाओगे, समझे। यहाँ पे मेटल बैट गारो के ऊपर अटैक करता है लेकिन गारो इससे बच जाता है और कहता है यार ये सब बकवास के मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे मेटल बैट भी गारो के पीछे भागने लग जाता है, ये दोनों ही हर्मिट सेंटीपीड की कमर पे आ जाते हैं और उसके मुंह की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो मेटल बैट तो भाई गारो का पीछा कर रहा होता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गए हो, हाँ आखिरकार तुमने अपने असली रंग दिखाई दिए, इस बार तो तुम बच के नहीं जा पाओगे मुझसे, समझे। तो गारो मन में कहता है यार मतलब तंग कर दिया इस बंदे ने, इतनी खतरनाक सिचुएशन चल रही है और अभी भी इसको लड़ना है, वाह। इधर ऊपर एक न्यूज हेलीकॉप्टर आ जाता है और ये न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं कि देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, समुद्र के 2 हिस्से हो चुके हैं और इतने खतरनाक विशाल मॉन्स्टर जमीन के नीचे से निकल रहे हैं। पहले तो वो अजीबोगरीब लाइट्स और अब ये, भाई दुनिया में चल क्या रहा है ये। यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड कहते हैं तुम मच्छर कहीं के, वो इस न्यूज हेलीकॉप्टर को खत्म करने वाला होता है लेकिन मेटल बैट जल्दी से आगे आके हर्मिट सेंटीपीड का वो अटैक खुद ले लेता है। और भाई दूसरी ओर गारो भाई हेलीकॉप्टर के ऊपर आके चिपक जाता है और खतरनाक से शक्ल बना के बोलता है चले जाओ यहाँ से, और भाई गारो इधर लात मार के हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। मेटल बैट ये देख लेता है
और गारो भाई मेटल बैट की ओर आता है किक लेके। इधर मेटल बैट बचने की कोशिश करता है, लेकिन भाई गारो मेटल बैट के ऊपर नहीं बल्कि हर्मिट सेंटीपीड के मुंह पे अटैक कर रहा होता है। वो इधर हर्मिट सेंटीपीड को मारना शुरू कर देता है और ये दोनों के दोनों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। मेटल बैट कहता है कि भाई क्या सीन है तुम्हारा, भले तुम एक मॉन्स्टर हो लेकिन तुम फिर भी उस सेंटीपीड के ऊपर हमला क्यों कर रहे हो, और हाँ तुमने उस हेलीकॉप्टर को भी यहाँ से निकलवाने में उसकी मदद की। ऐसा लगता है कि भाई जब तुम इंसान थे ना उससे ज्यादा तो मॉन्स्टर बन के तुम्हारे अंदर दिमाग आ गया है। तो गारो कहता है चुप हो जाओ और मुझे गलत मत समझना, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दुनिया को ये दिखाना चाहता हूँ कि तुम सबको महान गारो से डरना चाहिए। हमारे पास ये फालतू की बातें करने के लिए समय नहीं है। ये कान खजूरा उस रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पीछे पड़ा हुआ है। जिस बच्चे को बचाने के लिए तुमने पूरा मिशन किया है वो बच्चा उसी हेलीकॉप्टर में है। तो हमें बस इसको थोड़ा बिजी रखना है जिससे कि वो हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल जाए। और वैसे भी मैं तुम जैसे हीरो से कोई उम्मीद तो नहीं रखता, लेकिन हाँ तुम उसके लिए चारा जरूर बन सकते हो। तो यहाँ पे भाई मेटल बैट गारो के सर पे लाती देके मारता है और वो कहता है तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो और हुक्म किस पे चला रहे हो तुम, मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम अच्छे आदमी बन गए हो तो मैं तुम जैसे इंसान से हाथ नहीं मिलाने वाला जिसने मुझे इतना मारा, और तुम्हारी वजह से मैं पहले उस सेंटीपीड को मार नहीं पाया था, इस बार मैं अकेले इससे निपटूंगा, ठीक है, तो तुम जैसा बेवकूफ पीछे रहेगा। तो यहाँ पे गारो चिल्लाता है और कहता है क्या, और तुम बताओगे मुझे तुम जैसा बंदा जो कि मेरे इंसानी वाले फॉर्म से हार गया था इस मॉन्स्टर के खिलाफ क्या कर पाएगा। हमारे पास ऐसी फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, समझे, उन बच्चों को बचाना ही हमारा मेन मकसद होना चाहिए। कैसे क्लासेस हीरो यार तुम। तभी यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड आ जाता है और वो कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम कीड़ो। लेकिन यहाँ पे गारो और मेटल बैट दोनों ही भाई हर्मिट सेंटीपीड के ऊपर हमला करता है और कहते हैं चुप हो जाओ तुम बकवास कर रहे हो। इधर न्यूज में भाई गारो का वो खतरनाक चेहरा दिखाया जाता है जब वो हेलीकॉप्टर को यहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है, और ये न्यूज रिपोर्टर्स कहते हैं कि देखिए इसको, इस खतरनाक मॉन्स्टर को जिसने न्यूज टीम के ऊपर हमला कर दिया था। हाँ उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो यहाँ से बच के निकल गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्लासेस हीरोज इस मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा रिपोर्टर कहता है वैसे देखा जाए तो ये सच में काफी खतरनाक क्रीचर है, इस समय हम बस उन हीरोज के लिए दुआएं ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। इधर सुइको होती है और वो कहती है माय गॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर से हेलीकॉप्टर में बच के भाग गए। मतलब एक ऐसा बंदा जो कि हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है, मतलब उससे बच के भागना तो काफी खतरनाक है और नामुमकिन है। तो सुइरियो पूछता है कि वो हेलीकॉप्टर क्रैश तो नहीं हुआ ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये चल क्या रहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मॉन्स्टर इन रिपोर्टर्स को मारना नहीं चाहता था। तो सुइको कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। यहाँ पे मेटल बैट अपना सैवेज टॉर्नेडो और गारो अपना वर्ल्ड विंड वाटर स्ट्रीम रॉरिंग ओरा स्काई रिपिंग फिस्ट अटैक करते हैं और भाई हर्मिट सेंटीपीड की तो चीखें निकल जाती है। यहाँ पे जब हर्मिट सेंटीपीड की हालत खराब हो रही होती है तो जैसे कि आपने देखा था सेंटीचोरो का नया फेस आ जाता था और पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता था, वैसे ही ये हर्मिट सेंटीपीड भी कर पाता है। तो मेटल बैट कहता है क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो गारो कहता है कि ये तो यार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर चाहे हम कोई भी हिस्सा तबाह करें ये आसानी से वहां पे रीजनरेट हो जाता है। तो हर्मिट सेंटीपीड मन में कहता है कि यार ये मॉन्स्टर ने मेरे नाक में दम कर रखा है, लेकिन ये बंदा जिसके हाथ में डंडा है ना ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या मैं इसको बंदी बना लूं। तो यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड देखता है कि गारो और मेटल बैट खुद ही लड़ने लग जाते हैं। गारो मेटल बैट को कहता है कि यार तुम तो उसके ऊपर स्क्रैच भी नहीं मार पा रहे, बल्ला लेके घूम रहे हो बस और कुछ नहीं, अगर तुमने काम करना शुरू नहीं किया ना मैं खुद ही मार दूंगा तुमको, समझ आ रहा है तुम्हें। तो मेटल बैट चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा दिमाग इसी बल्ले से ना उड़ा दूंगा, सच बता रहा हूँ मैं, मॉन्स्टर कहीं के। तो हर्मिट सेंटीपीड मन में कहता है यार मेरे ख्याल से इसको बंदी बनाने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो गारो कहते हैं कि अगर हमने इस चीज को सर से लेके पाओ तक खत्म नहीं किया तब तक ये जिंदा ही रहेगी। तो मेटल बैट कहता है क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो, कितने क्लासेस हीरो लगेंगे इस पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए, पता भी है तुम्हें कितना बड़ा है ये। तो यहाँ पे वो हर्मिट सेंटीपीड फिर से हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगता है। तो गारो और मेटल बैट फिर से उसकी ओर भागते हैं उसे रोकने के लिए। तो गारो कहता है देखो अगर तुम्हें मेरे साथ काम नहीं करना तो निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे हमें हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यही कह रहे होते हैं कि भाई चल क्या रहा है, आगे करो, ऊपर बढ़ाओ। और उनके पीछे भाई बहुत पास यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड आ चुका होता है, वो इनको खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर में से भाई शॉट निकलते हैं और यहाँ पे भाई वन शॉटर बैठा होता है और वो कहता है कितना खतरनाक है भाई, मेरी गोलियों का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा और जब तक मेरी डोमिनेंट आई मेरे पास नहीं होगी तब तक मैं ठीक से एम भी नहीं कर सकता। तो नीडल स्टार कहता है भाई ध्यान से, जो वहाँ पे हीरोज लड़ रहे हैं उनको मत मार देना तुम। एक मेटल बैट और ये दूसरा कौन है भाई, ये भी खतरनाक लग रहा है सच में। तो यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड ने अपने टेंटिकल से इस हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया होता है और पूरा जकड़ने लग जाता है। यहाँ पे अंदर मौजूद हीरोज भाई कहते हैं भाई चल क्या रहा है। सेकिंगर कहता है शिट उसने हमें पकड़ लिया है। तो यहाँ पे शांत होने की कोशिश करते हैं और गारो सोचता है यार वो बच्चे की तो ऐसी तैसी हो जाएगी इस हिसाब से। हर्मिट सेंटीपीड इन दोनों से कहता है क्या हो गया बच्चों, बहुत फुदकली है तुम, अब नहीं उड़ना तुमको, मच्छरों। तो यहाँ पे गारो टारियो को देख लेता है और भाई यहाँ पे हर्मिट सेंटीपीड अपना सेंटीपीड ग्रैंड मार्च अटैक करता है और सच में यहाँ पे बवाल मचा देता है। वो अपनी पूरी बॉडी को जमीन पे घिसता है और इतनी बुरी तरह से रेंगता है ना इधर कि भाई सारी बिल्डिंग सब कुछ तबाह हो जाता है। इधर मेटल बैट और गारो इसके अटैक से बहुत मुश्किल से बचते हैं और मेटल बैट के अंदर यहाँ पे भाई अपनी ही आग जगने लग जाती है। सेकिंगर कहता है क्या
मेटल बैट की अभी आके पड़ी है और इस हर्मिट सेंटीपीड ने तो पूरे सतह को हिला कर रख दिया है। तभी यहाँ पे साइड में से गेट्स पर वन शॉटर के पास आता है और वो कहते हैं मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी दूसरी आंख बन सकता हूँ, चिंता मत करो। इधर हर्मिट सेंटीपीड अपने एक हाथ से गारो को पकड़ लेता है और गारो को इधर सब कुछ सेंस हो रहा होता है, पूरी बैटलफील्ड में क्या क्या चल रहा होता है ना, सब कुछ उसे पता होता है। उसे इवन ये भी पता चल जाता है कि भाई वन शॉटर अब शॉट लगाने वाला है। तो बेसिकली इधर गेट्स प्लेयर ने अपना सर वन शॉटर से कनेक्ट कर रखा होता है और वो उसकी आंख से एम लगा पाता है। और जब हर्मिट सेंटीपीड गारो को खाने वाला होता है तभी उसके मुंह पे आके बहुत सारे शॉट पड़ते हैं और इधर भाई गारो अलग ही रिचार्ज हो जाता है। यहाँ पे भाई ऊपर हीरोज अलग खुश हो रहे होते हैं और गारो में इतना तगड़ा जोश होता है ना, वो जाके बहुत तगड़ा पंच मारता है भाई हर्मिट सेंटीपीड को। और यहाँ पे भाई मिजुकी गेट्स पर और वन शॉटर को हक कर लेते हैं और कहती है ये हम जीत गए। तो सेकिंगर कहता है क्यों, अब क्या कहना है सच, मैंने कहा था ना मैं सही हूँ। तो नीरज स्टार्क कहता है भाई वो बंदा है कौन सा हीरो है, वो हद से ज्यादा ताकतवर है वो। तो टारियो कहता है मैं जानता हूँ उनको। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन शॉटर कहते हैं रुको मैं उन्हें कवर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो जब रीलोड करता है तो उसकी गन अटक जाती है और वो कहते हैं यार इसका यही चक्कर है बस। गारो इधर आके उन टेंटिकल से हेलीकॉप्टर को छुड़ाने की कोशिश करने लग जाता है। हर्मिट सेंटीपीड फिर से गारो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी पीछे से भाई बैटल बैट आता घूमता और भाई हर्मिट सेंटीपीड के सारे टेंटिकल्स तोड़ देता है और हर्मिट सेंटीपीड भी चौंक जाता है भाई। और वो बोलते चल क्या रहा है। गारो उस हेलीकॉप्टर को कैच कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई मेटल बैट पूरी तरह से रिचार्ज हो चुका होता है। वो कहता है तुम्हें जितना मुझे मारना ना मार लो, उसी वजह से मेरे अंदर ना ये फाइटिंग स्पिरिट जाग चुकी है और अब तुम मेरे सामने टिकोगे नहीं। तो गारो भाई यहाँ पे मेटल बैट को देख के कहता है हाँ, ये अभी तक बदला नहीं मतलब। तो हर्मिट सेंटीपीड कहता है क्या कहना क्या चाहते हो तुम, भाई इतना मारा तुमको, अभी भी इतने घाव है तुम्हारी बॉडी पे, तब भी तुम लड़ कैसे पा रहे हो। तो मेटल बैट कहता है तुम्हें शायद पता नहीं है, जब किसी इंसान को किसी को बचाव करना होता है तभी वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। तो गारो यहाँ से 500 मीटर दूर एक बहुत बड़ा नेट है, तो गारो भाई उस नेट की तरफ इस हेलीकॉप्टर को फेंक देता है जिससे कि भाई वो हेलीकॉप्टर वहां पे जाके आराम से शांति से क्रैश हो, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स तो हर्मिट सेंटीपीड ने तोड़ दी होती है। अब यहाँ पे सामने गारो और मेटल बैट आ जाते हैं और मेटल बैट कहता है कि हमें इस चीज को यही के यही रोकना होगा और मैं इसको संभाल लूंगा। तो गारो कहता है तुम पीछे हट जाओ, मैं इसको खत्म करूंगा। तो हर्मिट सेंटीपीड कहता है ये कीड़ा है ना तुम्हारे साथ मेटल बैट, इसकी तो मेरे को शुरुआत से जरूरत नहीं थी, और तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों अगर टीम अप कर लोगे तो तुम मेरे 6666 टांगों से बच पाओगे जो कि एक साथ काम करेंगी। यहाँ पे भाई हर्मिट सेंटीपीड एक ड्रिलिंग मशीन की तरह बन जाता है और फुल स्पीड में घूमना शुरू कर देता है। तो गारो मेटल बैट से पूछते क्या बात है, इसके रीजनरेशन को लेकर कोई आइडिया आया तुम्हें। तो मेटल बैट कहता है कुछ नहीं, हमें बस इसकी सारी की सारी टांगे तोड़नी है, ऊपर से लेके नीचे तक खत्म कर देना है इसको। तो गारो कहता है हाँ मतलब ये तो मुझे भी पता है। तो भाई इधर हर्मिट सेंटीपीड अपना 6666 लेग ग्रैंड रेल अटैक करता है और इधर गारो और मेटल बैट भी अपने मूव्स के साथ तैयार हो जाते हैं। ये दोनों ही उसकी पूरी बॉडी पे तगड़ी तरीके से हमला करते हैं और हर्मिट सेंटीपीड कहता है इनका कोऑर्डिनेशन, मतलब सच में एक हीरो और एक मॉन्स्टर मिलके इतना कुछ कर सकते हैं क्या। मतलब देखा जाए तो ये दोनों कोऑर्डिनेट भी नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये मेरे ऊपर एक कॉम्बो अटैक कर रहे हैं तो मेरे ऊपर काफी अलग इफेक्ट पड़ रहा है। भले इन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इनका मकसद एक ही है। देख के ऐसा लग रहा है कि गारो मेटल बैट को और भी ज्यादा पुश कर रहा है लड़ने के लिए, जिस वजह से मेटल बैट की हर एक हिट में और भी ज्यादा एक्सप्लोजन हो रहा है और खतरनाक तरीके से डैमेज हो रहा है। यहाँ पे भाई मेटल बैट अपने बैट से हर्मिट सेंटीपीड के एक्सोस्केलेटन में भाई क्रैक मार देता है, तोड़ देता है। हर्मिट सेंटीपीड भी सोचता है ये चल क्या रहा है भाई। यहाँ पे वो मेटल बैट के ऊपर पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी भाई साइड में से गारो आ जाता है और हमें बताया जाता है कि अब क्योंकि गारो की वजह से मेटल बैट की ताकत बढ़ रही है, इसी वजह से गारो की ताकत भी और ज्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पे भाई गारो इतना तगड़ा अटैक करता है कि वो हर्मिट सेंटीपीड को भाई बीच में से चीर देता है और हर्मिट सेंटीपीड की भाई बैंड बज जाती है बुरी तरह से, उसके बीच में छेद हो जाता है और वो कहता है ये फिर से रीजनरेट क्यों नहीं हो रहा। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि गारो के हाथ में कुछ चीज होती है और गारो कहता है कि हाँ जैसा मैंने सोचा था यही है तुम्हारा रीजनरेशन कोर, इसी की वजह से तुम हील हो पा रहे थे। मैंने पहले ही एक बार नोटिस किया था जब भी तुम रीजनरेट हो रहे थे तब तुम्हारी बॉडी में से एक जगह से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी। हाँ ऐसी चीज मैंने पहले भी देखी है और ये चीज गारो ने भाई लॉर्ड ओरोची के साथ भी देखी थी। इधर हर्मिट सेंटीपीड उस रीजनरेशन कोर को लेने के लिए वापस आता है, लेकिन भाई गारो उसको बहुत ऊंचा फेंक देता है, बहुत ऊपर, और कहता है जाओ ले लो। और हर्मिट सेंटीपीड इधर ऊपर जाने लग जाता है। इधर गारो भी ऊपर उछलता है और नीचे मेटल बैट पड़ा होता है। वो कहता है तुम जीत जाना बस, अब अभी मेरे को थोड़ा आराम करने दो, आखिरकार ये हमारी आखिरी लड़ाई है। कवर पेज पे साइटामा दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि यही है वो लहरों के बीच में खड़ा हुआ सबसे ताकतवर। यहाँ पे एक लड़का होता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और बैठा होता है, उसको काफी भूख लग रही होती है। तभी यहाँ पे भाई स्वीट मास्क आता है और उसने अपना चेहरा छुपा रखा होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि स्वीट मास्क मैं तुमसे भी यही चीज पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो स्वीट मास्क कहता है कि एक भद्दे से मॉन्स्टर ने मेरी फेवरेट जीन्स फाड़ डाली और कुछ नहीं। और
यहाँ पे स्वीट मास मन में कहता है कि ये बंदा मीडिया से तो नहीं है। स्वीट मास देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा कपड़ा पड़ा होता है और वो कहता है कि तुम यहाँ कैंपिंग वगैरह करने आए हो क्या? तो मैं तुम्हारे स्टेंट को थोड़ी देर के लिए लेने वाला हूँ क्योंकि यार ये एक इमरजेंसी है। तो लड़का कहता है हाँ ठीक है, लेकिन यार वो मेरी जैकेट है। तो यहाँ पे स्वीट मास कहते हैं चलो फिर मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह लेके जाऊंगा और जल्दी करो क्योंकि मेरे को वापस बैटलफील्ड में भी लड़ने के लिए जाना है। मेरे को उस बंदे की ऐसी तैसी करनी है जिसने मेरी जीन्स का ये हाल किया है। तो लड़का कहता है ठीक है फिर, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे भाई गम्स पड़ा होता है और वो लड़का उस गम्स को खाने लग जाता है और वो कहता है मैं अभी भी हिल नहीं सकता, इसलिए मेरे को अभी और भी ज्यादा खाना खाना होगा। यहाँ पे भाई ये देख के तो स्वीट मास चौंक ही जाता है और वो कहते हैं ये बंदा है कौन भाई, ये बंदा कोई मॉन्स्टर तो लग नहीं रहा, लेकिन ये देख के मेरे को और भी ज्यादा घिन आ रही है। तो वो लड़का कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो स्वीट मास कहता है नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर अपना ख्याल रखना ठीक है। तो लड़का कहता है ठीक है और कहते हैं कितना अजीब इंसान था वो। तो गाइस अगर अभी तक आपको पता नहीं चला है कि ये कौन है और ये नया लड़का कोई नया कैरेक्टर नहीं या फिर मीडिया से नहीं है, बल्कि ये पिग गॉड है जिस हिसाब से ये भाई अपना मुंह फाड़ के इस गम्स मॉन्स्टर को खा रहा है, तो यार ये इतना ज्यादा पतला हो चुका है अब। तो एज यू नो इसको खाते रहने की जरूरत है और ये ज्यादा मेहनत करता है तो पतला हो जाएगा, तो इसको अपनी एनर्जी गेन करने के लिए खाते रहना होता है। एनीवे जैसे कि आपको याद होगा कि गारो ने वो एनर्जी कोर ऊपर फेंका था और हर्मिट सेंटीपीड उसको लेने के लिए ऊपर गया था, और जब हर्मिट सेंटीपीड ऊपर जा रहा होता है तो भाई गारो भी फुल स्पीड में उसकी बॉडी पे चढ़ के ऊपर जाने लग जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई पूरी अर्थ दिखा दी जाती है और हर्मिट सेंटीपीड हद से ज्यादा लंबा होता है भाई, मतलब बहुत ज्यादा लंबा। हर्मिट सेंटीपीड अपने कोर को पकड़ ही लेता है और पीछे से गारो आता है, वो उस कोर को ही फाड़ देता है और उसके बाद वो हर्मिट सेंटीपीड के फेस की तरफ बढ़ने लग जाता है। इस समय गारो को पुराना समय याद आता है जब वो पहली बार बैंक के पास आया था और बैंक ने कहा था हाँ तो चलो फिर तुम नए हो ना, तो ये तुम्हें दिखाएगा कि इसकी कैपेबिलिटीज क्या है। तो इधर सावर फेस आता है और वो कहता है हाँ 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 मेरा समय आ चुका है, अब मैं दिखाता हूँ बच्चे तुम्हें कि एक सीनियर क्या होता है। वो यहाँ पे भाई अपने हाथ से उन टाइल्स को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ ही सूज जाते हैं और बैंक कहता है मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ये सिरेमिक के बने हुए हैं, तो इसलिए ध्यान रखना वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, यही मैं तुम्हें कहने वाला था। तो सावर फेस कहता है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसको कोई तोड़ के दिखा दे। यहाँ पे भाई गारो और भी ज्यादा टाइल्स रख देता है इसके ऊपर और एक ही बार में वो सारी की सारी टाइल्स को तोड़ देता है और ये यहाँ पे भाई सावर फेस और बाकी सब शॉक हो जाते हैं और बैंक कहता है क्या बात है, लेकिन चूक गए तुम, सिर्फ एक से एक रह गई नीचे। तो गारो यही कहता है कि तभी से इन्हीं सब की शुरुआत हुई और अब अगर हम बात करें तो मैं अपने मार्शल आर्ट्स के स्किल में इतना तगड़ा हो चुका हूँ, तो भाई अपने उसी स्किल्स का इस्तेमाल करके भाई गारो हर्मिट सेंटीपीड को बीच में से तोड़ना शुरू कर देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से। इधर भाई साइटामा किंग और मीडिया भी देखते भाई चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है ऊपर, और हमें दिखाया जाता है कि भाई गारो उसके चिथड़े उड़ाने लग जाता है और गारो कहता है कि इस बंदे ने कहा था कि भाई ये कोई किसी तरीके का पवित्र जीव है और ये इस दुनिया में शांति बनाना चाहता है, लेकिन ये गलत था। इसकी मदद से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, मेरा हाथ अब एकदम परफेक्ट हो गया है और बूढ़े आदमी मैंने इस बार सबको तोड़ दिया। तो यार जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली बार गारो से एक टाइल छूट गई थी, लेकिन इस बार गारो ने उससे भी बड़ी चीज को इतनी तगड़ी फोर्स से मारा कि भाई नीचे तक पूरा कट गया वो, यानी कि वो हर्मिट सेंटीपीड, और उसका नामो निशान मतलब बीच में कहीं भी नहीं बचा, उसके टोटली 2 हिस्से हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।